स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो अक्सर उलझा देती है, यानी अव्यय। जी, अव्यय काफी महत्वपूर्ण विषय है ये। हाँ, और हमारे पास कुछ व्याकरण नोट्स हैं और कुछ पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल भी हैं। तो इनकी मदद से हम अव्यय की दुनिया में थोड़ा अंदर तक झांकेंगे। बिल्कुल, ये स्रोत हमें समझने में मदद करेंगे कि आखिर ये हैं क्या, कितनी तरह के होते हैं। और सबसे जरूरी, वाक्यों में इन्हें पहचाने कैसे, है ना? जी, तो चलिए इस व्याकरणिक पहेली को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से अव्यय के बारे में वो जरूरी बातें निकालें जो न सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि हिंदी को बेहतर समझने के लिए भी काम आए। बिल्कुल। देखते हैं ये शब्द कैसे वाक्यों में बिना बदले अपना जादू चलाते हैं। तो फिर शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। ये अव्यय आखिर हैं क्या भला? कभी नहीं बदलता। मतलब वाक्य में कर्ता बदल जाए, क्रिया का काल बदल जाए या वचन, ये शब्द टस से मस नहीं होते। अच्छा, मतलब ये थोड़े जिद्दी किस्म के शब्द हैं, अपनी शक्ल नहीं बदलते। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, गोविंद तेज दौड़ता है, और दूसरा है गीता तेज दौड़ती है। अब यहाँ गोविंद पुल्लिंग है, गीता स्त्रीलिंग है, लेकिन तेज शब्द वो वैसा का वैसा ही रहा। एकदम सही पकड़ा। यही यही अव्यय की पहचान है। लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इनमें से किसी का भी इन पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी मतलब जिनमें कोई विकार ना हो। हाँ, बिल्कुल, जिनमें कोई बदलाव ना आए। इनका तो नाम ही यही बताता है, अ प्लस व्यय, यानी जो खर्च ना हो, जो बदले ना, एक तरह से स्थिर। समझ गई। और ऐसे कौन-कौन से शब्द हैं जो इस श्रेणी में आते हैं? कुछ और उदाहरण है हमारे स्रोतों में? हाँ हाँ, कई आम शब्द हैं, जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, और, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, ठीक, अरे, ओ, प्रतिदिन, हमेशा, धीरे, अचानक, ये सब। अच्छा, ये सब? जी, ये सारे शब्द आप किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करें, इनका रूप यही रहेगा। आप सोचिए, आज शब्द कभी आजी या आजे नहीं बनता, है ना? हाँ, ये बात तो है। यहाँ हमेशा यहाँ ही रहता है, चाहे एक आदमी हो या 10। तो ये अविकारी शब्द हैं। हाँ, अब ये जानना दिलचस्प होगा कि क्या इनके कोई प्रकार भी होते हैं? मतलब क्या सभी अव्यय एक जैसा ही काम करते हैं? नहीं नहीं, इनके काम अलग अलग होते हैं। और इसी आधार पर, मतलब काम के आधार पर, इन्हें मुख्य रूप से 4 भेदों या प्रकारों में बांटा गया है। 4 भेद। हाँ, 4। ये वर्गीकरण हमें ये समझने में मदद करता है कि ये शब्द वाक्य में क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पहला प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक। हाँ, ये शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे पुल होता है ना, इन्हें योजक भी कहते हैं। अच्छा, जोड़ने वाले, ठीक है। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक। जी, ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ये अक्सर आप देखेंगे कारक चिन्हों के बाद आते हैं, के, की, शे, इनके बाद। तीसरा है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण। ये तो नाम से ही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई या फिर कितनी हुई। ओके। और चौथा, है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये शब्द मन के अचानक उठे भावों को प्रकट करते हैं, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, डर, इस तरह के भाव। अच्छा। एक बात यहाँ ध्यान देने लायक है, कुछ स्रोतों में परिमाण बोधक का जिक्र आता है, हाँ। लेकिन ज्यादातर व्याकरण वाले इसे अव्यय का कोई अलग मुख्य भेद नहीं मानते। वो इसे क्रिया विशेषण का ही एक उपभेद मानते हैं, परिणाम बोधक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की मात्रा बताता है, जैसे बहुत, थोड़ा, कम। समझ गई। तो मुख्य 4 ही हैं: जोड़ना, संबंध बताना, क्रिया की खासियत बताना और भाव जताना। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। चलिए अब इन प्रकारों को उदाहरणों से समझते हैं। वो जो समुच्चय बोधक वाले थे, उनके काफी उदाहरण दिख रहे हैं हमारे स्रोतों में, उनसे शुरू करें। जरूर जरूर। समुच्चय बोधक का काम है जोड़ना। जैसे एक उदाहरण है, राम तुम चलोगे या रहोगे। यहाँ या क्या कर रहा है, दो विकल्पों को चलोगे, रहोगे जोड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और एक और उदाहरण है, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। हाँ, यहाँ और 2 अलग-अलग वाक्यों को जोड़ रहा है, छुट्टी हुई, बच्चे भागने लगे। बिल्कुल। ये जो और या अथवा जैसे शब्द हैं जो समान स्तर की चीजों को जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण। हाँ,
और एक और प्रकार होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये एक मुख्य वाक्य को उसके आश्रित मतलब उस पर निर्भर उपवाक्य से जोड़ता है। यहाँ विश्वास करने का कारण बताया गया है, तो क्योंकि दोनों हिस्सों को जोड़ रहा है पर दूसरा हिस्सा पहले पर निर्भर है। एकदम सही। क्योंकि, इसलिए, ताकि, यद्यपि, तथापि, ये सब व्यधिकरण के उदाहरण हैं। ये कारण, परिणाम, उद्देश्य या शर्त जैसी बातें बताते हैं। एक और उदाहरण देखें। राम आया था और चला गया। यहाँ और दो क्रियाओं को जोड़ रहा है। हाँ, और कभी-कभी ये विरोधी बातों को भी जोड़ते हैं ना, जैसे मैं जाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं, हाँ, या फिर वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। यहाँ लेकिन दो ऐसी बातों को जोड़ रहा है जिनमें थोड़ा विरोधाभास है। सही कहा, बिल्कुल। लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, ये सब विरोध या विपरीत बात बताने वाले योजक हैं। और ये सिर्फ वाक्यों को नहीं, शब्दों को भी जोड़ते हैं। जैसे आपने शायद देखा होगा, सीता और गीता पढ़ती हैं। हाँ हाँ। यहाँ और दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है, सीता, गीता। तो समुच्चय बोधक का काम तो काफी साफ हो गया। ये जोड़ने वाले शब्द हैं, चाहे वे समान चीजों को जोड़ें, कारण परिणाम बताएं या विरोध दिखाएं। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, संबंध बोधक। इसके बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? संबंध बोधक अव्यय, ये वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। मैंने बताया था ना, ये अक्सर के, की, से जैसे कारक चिन्हों के साथ आते हैं। हाँ हाँ। जैसे उदाहरण के लिए, घर के बाहर पेड़ है। अच्छा। यहाँ के बाहर घर का संबंध पेड़ से बता रहा है। या फिर पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ के बिना पैसे का संबंध काम न चलने से बता रहा है। और उदाहरण है, जैसे छत के ऊपर बंदर बैठा है। के ऊपर। हाँ, या तुलना करने के लिए, राम की अपेक्षा श्याम ज्यादा होशियार है। यहाँ की अपेक्षा तुलनात्मक संबंध बता रहा है। अरे हाँ, ये के बाहर, के बिना, के ऊपर, से पहले, की तरफ, के साथ, ये सब तो हम खूब इस्तेमाल करते हैं। ये वाक्य में चीजों के बीच का रिश्ता साफ करते हैं। समझ गई। अब तीसरा प्रकार, क्रिया विशेषण। ये तो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अव्यय होंगे। बिल्कुल हो सकते हैं। क्रिया विशेषण, जैसा हमने कहा, क्रिया की विशिष्टता बताते हैं। ये बताते हैं कि काम कब हुआ, जिसे कहते हैं कालवाचक, कहाँ हुआ स्थानवाचक, कैसे हुआ रीतिवाचक, या कितना हुआ परिमाणवाचक। कब, कहाँ, कैसे, कितना। ठीक है। हाँ, हमारे स्रोतों में इसके कई उदाहरण हैं। जैसे एक वाक्य है, मैं वहां होकर आया हूं। यहाँ वहां क्या बता रहा है? क्रिया होकर आया हूं का स्थान। तो ये हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह यहाँ, उधर, इधर, कहाँ, ये सब स्थान बताते हैं। और समय बताने वाले, जैसे एक वाक्य था, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और दूसरा, वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। हाँ बिल्कुल, प्रतिदिन और हमेशा, ये दोनों समय बता रहे हैं कि क्रिया कब होती है। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज, कल, परसों, जब, तब, कभी, अभी, ये सब इसी में आते हैं। और काम कैसे हुआ, ये बताने वाले। एक उदाहरण था, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। हाँ, यहाँ ऐसा दौड़ने का तरीका यह ढंग बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे, अचानक, तेज, ध्यानपूर्वक, सहसा, ये सब बताते हैं कि काम किस तरीके से हुआ। और परिमाण यानी मात्रा बताने वाले, जैसे कम बोलो, ज्यादा खाओ, थोड़ा हंसो। यहाँ कम, ज्यादा, थोड़ा क्रिया की मात्रा बता रहे हैं। तो ये हुए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में 4 जरूरी बातें बताते हैं, कब, कहाँ, कैसे और कितना। ये भी अव्यय है, क्योंकि वहाँ हमेशा वहाँ रहेगा, प्रतिदिन हमेशा प्रतिदिन ही रहेगा, चाहे कोई भी काम करे। हाँ, अच्छा, अब चौथे प्रकार पर आते हैं, विस्मयादि बोधक। आह, कितना सुंदर दृश्य है। या हाय, ये क्या हो गया? या वाह, क्या बात है। अच्छा, तो आह, हाय, वाह, ओ, अरे, शाबाश, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ये भी नहीं बदलते। वाह हमेशा वाह ही रहता है। बिल्कुल, ये शब्द सीधे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, और इनका रूप भी स्थिर रहता है। ये तो अव्यय के 4 मुख्य प्रकारों की अच्छी समझ बन गई। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं जो शायद थोड़े अलग हों या पहचानने में मुश्किल लगे। एक वाक्य था,
मेरा बेटा हजारों में एक है। यहाँ हजारों को अव्यय क्यों माना गया है? हजार तो संख्या है और हजारों उसका बहुवचन रूप लगता है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और ये थोड़ी बारीकी का मामला है। बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर हजार एक गणनीय संज्ञा या विशेषण है और विकारी है। जैसे हम कहते हैं हजारों रुपए, है ना? हाँ। लेकिन इस खास वाक्य में हजारों में एक, ये एक मुहावरेदार प्रयोग है। यहां हजारों किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी अनिश्चित भीड़ या समूह का भाव दे रहा है। जैसे हम कहते हैं लाखों में एक। अच्छा। तो इस विशिष्ट प्रयोग में ये शब्द अविकारी रूप में है, मतलब इसका रूप यहां नहीं बदलेगा। इसीलिए इस संदर्भ में से अव्यय माना गया है। ये दिखाता है कि कभी-कभी प्रयोग के आधार पर भी शब्द की श्रेणी तय होती है। ये दिलचस्प है, मतलब संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि कौन से शब्द अव्यय नहीं है, ताकि कोई भ्रम न हो। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत इस बारे में भी बताते हैं। जैसे किसे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अव्यय नहीं। जूता, ये संज्ञा है, इसका रूप बदलकर जूते हो सकता है, तो ये विकारी है, अव्यय नहीं। फिर प्राचीन, मोटा, गरीब, नया, सुंदर, ये सब क्या है? विशेषण है। हाँ, विशेषण। ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और अक्सर लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे मोटा लड़का, मोटी लड़की, तो ये अव्यय नहीं है। ठीक है। इसी तरह भारत, श्याम, दक्षिण, जापान, कृष्णा, उत्तर, ये सब संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, और संज्ञाएं विकारी होती हैं, अव्यय नहीं। तो मूल पहचान वही है, क्या शब्द बदल रहा है या नहीं? अगर नहीं, तो शायद वो अव्यय है। हाँ आपने पहले एक शब्द निपात का जिक्र किया था। जी निपात, जी। जब वह काम नहीं करता वाक्य की बात हो रही थी। ये निपात क्या चीज है? क्या ये अव्यय से अलग है? देखिए, निपात भी अव्यय की तरह ही अविकारी होते हैं, मतलब उनका रूप भी नहीं बदलता, लेकिन इनका व्याकरणिक काम थोड़ा अलग होता है। अच्छा। इनका मुख्य काम वाक्य में किसी शब्द या पूरी बात पर विशेष जोर देना होता है, एक बल देना, एक अवधारणा व्यक्त करना। इन्हें अव्यय का ही एक हिस्सा माना जा सकता है, पर इनका काम थोड़ा खास, थोड़ा विशिष्ट होता है। अच्छा, तो ये जोर देने वाले शब्द हैं, क्या इनके भी प्रकार होते हैं? हाँ, काम के आधार पर इनके कुछ प्रकार बताए जाते हैं। जैसे? हाँ, जी हाँ। जो सहमति या स्वीकृति पर जोर देते हैं। नकारात्मक निपात नहीं, जी नहीं, मत, जो नकार या निषेध पर जोर देते हैं। जैसे तुम ये काम मत करो, यहाँ मत क्या कर रहा है? निषेध पर बल दे रहा है। हाँ, मत करो। फिर प्रश्नबोधक निपात, क्या, जो प्रश्न पूछने के भाव को बल देता है। विस्मयादि बोधक निपात, काश, जो इच्छा या विस्मय पर जोर देता है। हाँ। और सबसे आम है बलदायक निपात, ही, भी, तो, तक, सिर्फ, केवल। हाँ, ये तो बहुत इस्तेमाल होते हैं, ही भी हो। बिल्कुल, ये किसी बात पर खास जोर देते हैं, जैसे मुझे ही जाना पड़ेगा, मतलब किसी और को नहीं, मुझे। अच्छा। तुम भी चलो, मतलब तुम्हारे अलावा और भी। वह आया तो था, मतलब आने की बात पर जोर। रात तक काम खत्म करना है, मतलब समय सीमा पर जोर। अरे वाह, ये ही, भी, तो, तक, ये छोटे छोटे शब्द वाक्य का मतलब और जोर एकदम बदल देते हैं। मैं जाऊंगी और मैं भी जाऊंगी, में कितना फर्क है। बिल्कुल, और वह काम नहीं करता में नहीं नकारात्मक निपात है, जो नकार पर जोर दे रहा है। एकदम सही। तो निपात भी अविकारी है और वाक्य में एक खास तरह का जोर या भाव डालने के काम आते हैं। तो अब तक हमने अव्यय की परिभाषा, उसके 4 मुख्य प्रकार, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक और निपात के बारे में भी विस्तार से जाना। अगर किसी को वाक्य में अव्यय पहचानना हो, तो सबसे पक्का तरीका क्या है, जो हमारे सभी स्रोत बार बार दोहरा रहे हैं? सबसे पक्का और बुनियादी तरीका वही है, शब्द की स्थिरता को परखना। स्थिरता। हाँ, वाक्य में कर्ता बदल कर देखिए, लड़का लड़की, वचन बदल कर देखिए, एक अनेक, काल बदल कर देखिए, वर्तमान, भूत, भविष्य। अगर इन बदलावों के बावजूद वो शब्द ज्यों का त्यों बना रहता है, तो वो अव्यय है, वो अविकारी है। इसके विपरीत अगर शब्द बदल जाता है, जैसे लड़का का लड़के या लड़की हो जाता है, जाता है का जाती है या जाएंगे हो जाता है, अच्छा का अच्छी या अच्छे हो जाता है, तो वो विकारी शब्द है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और वो अव्यय नहीं है। यही अव्यय को पहचानने की, आप कह सकते हैं, कसौटी है। तो इस सब चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने आज अव्यय के बारे में कई जरूरी बातें समझी।
ये वो शब्द हैं जो वाक्य में किसी भी हालत में बदलते नहीं, यानी अविकारी होते हैं। जी, अविकारी। हमने जाना कि इनके 4 मुख्य काम हैं और उसी आधार पर 4 प्रकार हैं। समुच्चय बोधक, जोड़ने वाले, संबंध बोधक, रिश्ता बताने वाले, क्रिया विशेषण, क्रिया की खासियत बताने वाले, और विस्मयादि बोधक, भाव बताने वाले। बिल्कुल। हमने निपात को भी समझा, जो अव्यय जैसे ही अविकारी हैं, लेकिन वाक्य में किसी बात पर जोर देने का खास काम करते हैं, जैसे ही, भी, नहीं, मत। जी। और सबसे बड़ी बात, इन्हें पहचानने का अचूक मंत्र है। देखो कि क्या शब्द लिंग, वचन, काल बदलने पर बदलता है। अगर नहीं तो वो अव्यय है। बिल्कुल। और व्याकरण के इन नियमों को जानने के बाद एक कदम आगे बढ़कर ये सोचना भी दिलचस्प हो सकता है कि ये अव्यय शब्द हमारी रोजमर्रा की बातचीत में कैसे सूक्ष्म अर्थ और भावनाओं के रंग भरते हैं। ये सिर्फ व्याकरण के पुर्जे नहीं है। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पर देखिए, और तथा दोनों जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन तथा थोड़ा ज्यादा औपचारिक, थोड़ा लिखित भाषा का लगता है ना, जबकि और आम बोलचाल में ज्यादा है। हाँ, ये तो है। इसी तरह लेकिन और किंतु दोनों विरोध बताते हैं, पर किंतु में थोड़ी ज्यादा औपचारिकता या गंभीरता का एहसास हो सकता है। और सोचिए, वाक्य में सिर्फ भी लगा देने से, मैं जाऊंगा बनाम मैं भी जाऊंगा, या ही लगा देने से, तुम करो बनाम तुम ही करो, पूरा जोर और मतलब कैसे बदल जाता है। हाँ, बात तो सही है। तो इन छोटे छोटे अविकारी शब्दों में भाषा के लहजे और बारीकियों को बदलने की बड़ी ताकत छिपी है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान देने से भाषा की समझ और गहरी हो सकती है। ये शायद इन व्याकरणिक नियमों से भी आगे की बात है जो हमें सोचना चाहिए। बहुत खूब। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये छोटे, ना बदलने वाले शब्द हमारी भाषा को इतना लचीला और इतना भावपूर्ण बनाते हैं। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाषा की बारीकियों में जाना, उनको समझना कितना मजेदार होता है ना? हाँ, बिल्कुल। खासकर जब हम ये देखते हैं कि शब्द कैसे वाक्यों में एक तरह से जान डालते हैं। सही कहा। उन्हें एक दिशा देते हैं, निकालते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे ही बहुत जरूरी हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया विशेषण अव्यय की। क्रिया विशेषण अव्यय? हाँ, ये वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, या समय, या जगह, या फिर मात्रा। अच्छा। और ये सिर्फ क्रिया की ही नहीं, कभी-कभी तो किसी विशेषण या फिर दूसरे क्रिया विशेषण की भी खासियत बता देते हैं। अच्छा, ये भी है। और इस पूरी बातचीत के लिए हमारे पास कुछ व्याकरण से जुड़े हुए कुछ अंश हैं जिनमें इसी टॉपिक पर, क्रिया विशेषण पर ही सवाल जवाब दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी देखे वो। बिहार पुलिस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लगता है वहीं से लिए गए। बिल्कुल। ये स्रोत हमें प्रैक्टिकल उदाहरणों से इसे समझने में मदद करेंगे। हमारा मकसद भी यही है कि इन सोर्सेस के जरिए क्रिया विशेषण क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उदाहरण क्या है, ये सब आसानी से समझ आ जाए। हाँ, ताकि एक क्लियर पिक्चर बन जाए दिमाग में। जी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये क्रिया विशेषण आखिर है क्या चीज? परिभाषा क्या है इसकी? देखिए, स्रोत में जो बताया है वो ये कि वो शब्द जो क्रिया हाँ। या विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए धीरे चलो। हाँ। तो इसमें धीरे शब्द जो है वो चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। हाँ। कि कैसे चलो, धीरे। और एक जरूरी बात, ये शब्द असल में अव्यय होते हैं। अव्यय, ये क्या होता है? थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में। हाँ, अव्यय का मतलब है अविकारी, ऐसे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता। रूप नहीं बदलता? कैसे? जैसे लिंग बदल दो, वचन बदल दो, कारक लगा दो, पर शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा। अच्छा। जैसे अभी हमने कहा धीरे, तो लड़का धीरे चलता है। हाँ। लड़की धीरे चलती है। हाँ। वे धीरे चलते हैं। देखा आपने, धीरे शब्द बदला नहीं। अरे हाँ, वो तो वैसे का वैसा ही रहा। बस, तो क्रिया विशेषण इसी अव्यय की श्रेणी में आते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। स्रोत में कुछ और उदाहरण भी हैं इनके, जैसे लगभग, बराबर, फटाफट, सचमुच, जहां तहां, जब तब, अचानक, प्रतिदिन, ये सब। समझ गया। तो ये शब्द बदलते नहीं और क्रिया या विशेषण की खासियत बताते हैं।
ठीक है। अब आते हैं इनके प्रकारों पर। सुना है अर्थ के आधार पर इसके 4 मुख्य भेद होते हैं। बिल्कुल सही। ये 4 भेद हमें ये बताते हैं कि क्रिया विशेषण किस तरह की जानकारी दे रहा है। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, नाम से ही लग रहा है जगह बताने वाला। बिल्कुल, ये शब्द क्रिया के होने की जगह या दिशा या स्थिति बताते हैं। मतलब क्रिया कहाँ हो रही है इसका जवाब देते हैं ये। अच्छा, जैसे कि? जैसे स्रोत से ही लेते हैं। एक वाक्य है सीता यहाँ आ रही है, तो इसमें यहाँ क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। बिल्कुल। या चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इसमें वहां। इसी तरह भीतर, बाहर, पास, दूर, ऊपर, नीचे, सामने, सर्वत्र। सर्वत्र यानी सब जगह। अच्छा, सर्वत्र मतलब सब जगह। हाँ, स्रोत में एक वाक्य है परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, तो यहाँ सर्वत्र स्थान बता रहा है। एक और उदाहरण, वो अंदर बैठा है, इसमें अंदर। यानी ये शब्द एक तरह से लोकेशन बता देते हैं कि क्रिया कहाँ घट रही है। हाँ, ठीक है, स्थानवाचक समझ आ गया। इसके बाद दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक। हाँ काल मतलब समय। जी, तो ये समय बताते होंगे। एकदम सही। ये शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं। क्रिया कब हुई या हो रही है इसका जवाब। अच्छा, कब? जैसे मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, यहाँ प्रतिदिन बता रहा है कि कब जाती हूँ। रोज। हाँ। या वह अभी अभी गया है, कब गया? अभी अभी, तुरंत। हाँ। स्रोत में एक गाने की लाइन भी दी है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अरे वाह। तो यहाँ कभी कभी क्या है? समय बता रहा है। बिल्कुल। इसी तरह कल, परसों, आज, सुबह, पहले, बाद में, अब तक, हमेशा, लगातार, तुरंत, ये सब कालवाचक है। यानी ये टाइम बताते हैं क्रिया का। अच्छा, स्रोत में एक जगह क्षणभंगुर शब्द का भी जिक्र था जी। उसे कालबोधक विशेषण बताया गया है। ये क्रिया विशेषण से अलग कैसे हुआ? अरे वाह, आपने ध्यान दिया। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, क्षणभंगुर का मतलब होता है कुछ पल रहने वाला, क्षणिक। हाँ। ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे क्षणभंगुर जीवन। जीवन कैसा? क्षणभंगुर। तो ये हुआ विशेषण। अच्छा, ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। हाँ, जबकि कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का समय बताता है। जैसे अगर मैं कहूँ क्षण भर रुको, तो यहाँ क्षण भर रुकने का समय बता रहा है, रुको क्रिया का। ओह, समझ गया। दोनों समय से जुड़े हैं, पर एक संज्ञा के लिए है, दूसरा क्रिया के लिए। बिल्कुल, ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो हमने स्थान की बात कर ली, काल की बात कर ली। तीसरा भेद क्या है? तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक। परिमाण मतलब? मात्रा, क्वांटिटी। एकदम सही। ये शब्द क्रिया की मात्रा या नापतौल या कभी-कभी संख्या का भी बोध कराते हैं। क्रिया कितनी हुई इसका जवाब देते हैं। अच्छा, कितनी? जैसे वह बिल्कुल थक गया है। कितना थक गया है? बिल्कुल। पूरी तरह से। हाँ। या इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। कितने ओले पड़े? बहुत। काफी, पर्याप्त, अत्यंत, अधिक, कम, केवल, लगभग, ये सब परिमाणवाचक हैं। स्रोत का एक वाक्य था, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। कितना समय दिया? पर्याप्त। ठीक है, पर स्रोत में एक जगह एक वाक्य था, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। उसमें तेज गति को परिमाणवाचक बताया है। ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? मतलब तेज तो तरीका बताता है ना, रीतिवाचक जैसा। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है और अक्सर होता भी है। देखिए, सामान्य व्याकरण में तेज या तेजी से को क्रिया का तरीका या ढंग ही माना जाता है। कैसे दौड़ते हैं? तेज, तो उस हिसाब से रीतिवाचक होना चाहिए। हाँ, मुझे भी ये लगा था। पर हो सकता है कि स्रोत ने यहाँ गति की मात्रा या तीव्रता के सेंस में लिया हो, मतलब कितनी तेज गति, उस नजरिए से शायद परिमाणवाचक कह दिया हो। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर इसे रीतिवाचक में ही गिना जाता है। हम यहाँ स्रोत के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो अब आते हैं चौथे और आखिरी भेद पर, अर्थ के आधार पर। जी, चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक। रीति मतलब तरीका, ढंग। बिल्कुल। ये शब्द क्रिया के होने की रीति यानी तरीका, ढंग या विधि बताते हैं। क्रिया कैसे हो रही है इसका जवाब। अच्छा, कैसे? हाँ। और इसमें निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध, इस तरह के भाव भी शामिल हो जाते हैं। अरे,
ये तो काफी बड़ा दायरा लगता है इसका। इसके कुछ उदाहरण। हाँ, ये बहुत विविध है। सबसे कॉमन उदाहरण है धीरे धीरे। जैसे स्रोत में है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। हाँ, ये तो बहुत इस्तेमाल होता है। फिर जैसे तेजी से, चोर तेजी से भाग गया। या फिर अचानक, फटाफट, एकाएक, ध्यान से, ईमानदारी से, मिलकर, भली भांति, जल्दी जल्दी, धड़ाधड़। स्रोत में एक और उदाहरण है, गांव वालों ने मिलकर ये काम पूरा किया। कैसे पूरा किया? हाँ, मिलकर। अच्छा, और आपने वो निश्चय, अनिश्चय, निषेध वाली बात की, वो कैसे? हाँ, जैसे अवश्य, शायद, हाँ जी, मत, नहीं, ये शब्द भी रीतिवाचक में ही आते हैं। ओह। स्रोत में एक उदाहरण था, आपस में झगड़ा मत करो। यहाँ मत क्या कर रहा है? मना कर रहा है, निषेध। बिल्कुल। या प्रश्न पूछने वाले शब्द, जैसे क्यों, कैसे, जब ये क्रिया के तरीके पर सवाल करते हैं तो भी रीतिवाचक हो जाते हैं। जैसे स्रोत में है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? तो ये 4 मुख्य प्रकार हो गए, स्थान, काल, परिमाण और रीति। ये तो हुए अर्थ के आधार पर, लेकिन स्रोत में शायद रूप और प्रयोग के आधार पर भी कुछ भेद बताए हैं। वो क्या है? हाँ, वो भी है। ये क्लासिफिकेशन उनकी बनावट कैसी है और वाक्य में उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस पर आधारित है। अच्छा। तो रूप यानी बनावट के आधार पर स्रोत 3 भेद बताता है। पहला, मूल क्रिया विशेषण। ये वो है जो किसी दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बने होते, अपने असली रूप में होते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। सिंपल। दूसरा, यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक मतलब जुड़ा हुआ। तो ये 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। अच्छा। जैसे प्रतिदिन, ये बना प्रति और दिन से। या यहाँ तक, जहां तहां, रात भर, ये सब यौगिक हैं। ठीक है। और तीसरा थोड़ा अलग है, उसे कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई शब्द अपने आम मतलब से हटकर किसी खास वजह से क्रिया विशेषण का काम करने लगता है। ये कैसे? स्रोत का उदाहरण है, वह खाक पड़ेगा। अब यहाँ खाक का मतलब मिट्टी तो है नहीं। नहीं, यहाँ तो मतलब है बिल्कुल नहीं पड़ेगा, या क्या पड़ेगा वो? बिल्कुल। तो यहाँ खाक शब्द क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, एक खास अंदाज में। दिलचस्प है ये तो। ठीक है, ये तो हुई बनावट यानी रूप की बात। और प्रयोग के आधार पर? प्रयोग मतलब वाक्य में इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसके आधार पर भी स्रोत 3 भेद बताता है। कौन कौन से? पहला, साधारण क्रिया विशेषण। ये वो है जो वाक्य में अकेले स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल होते हैं। जैसे बेटा जल्दी आओ, या स्रोत का उदाहरण है, अरे सांप कहाँ गया। यहाँ कहाँ साधारण क्रिया विशेषण है। ठीक है। दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक मतलब जोड़ने वाला। तो ये 2 उपवाक्यों मतलब क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। इनका संबंध पिछले उपवाक्य से होता है। अच्छा, जैसे जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। यहाँ जब और तब क्या कर रहे हैं? 2 बातों को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये संयोजक हो गए। ठीक है। और तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। स्रोत में इसका कोई साफ उदाहरण नहीं दिया, पर ये वो होते हैं जो किसी बात पर जोर देने के लिए किसी शब्द के साथ चिपक कर आते हैं। अच्छा, जोर देने के लिए। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, यह काम तो मैं ही करूंगा, इसमें तो पर बल है, इस तरह के। समझ गया। तो ये अलग अलग तरह के वर्गीकरण हैं क्रिया विशेषण को और बारीकी से समझने के लिए। अब एक बहुत बेसिक सवाल पर वापस आते हैं। मान लीजिए कोई वाक्य है, उसमें क्रिया विशेषण को पहचाने कैसे? कोई पक्की निशानी? हाँ, कुछ तरीके हैं। बताइए। पहला और सबसे जरूरी, ये क्रिया की विशेषता बताएगा। आप क्रिया से सवाल पूछिए, कैसे, कब, कहाँ, कितना। जो शब्द इन सवालों का जवाब दे वो अक्सर क्रिया विशेषण होता है। जैसे हमने देखा, रमेश अच्छा गाता है। कैसे गाता है? अच्छा। तो अच्छा क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा, ये कभी कभी सिर्फ क्रिया की नहीं बल्कि किसी विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकता है। अच्छा? हाँ, जैसे वह बहुत तेज दौड़ा। अब यहाँ तेज तो क्रिया विशेषण है ही, कैसे दौड़ा? तेज। हाँ। पर बहुत क्या बता रहा है? कि कितना तेज दौड़ा। बिल्कुल। तो यहाँ बहुत ने क्रिया विशेषण तेज की भी विशेषता बता दी। ऐसे शब्दों को वैसे प्रविशेषण भी कहते हैं। ओह, प्रविशेषण। हाँ। और तीसरा तरीका जो हमने शुरू में बात की थी, ये अव्यय होते हैं। हाँ, कि ये बदलते नहीं है। बिल्कुल।
लिंग, वचन, कारक, इनका इन पर कोई असर नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी पहचान है। सही है। ये तरीके तो वाकई काम के हैं पहचानने के लिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कोई एक अकेला शब्द नहीं बल्कि कई सारे शब्द मिलकर क्रिया की विशेषता बताते हैं ग्रुप में। उसको क्या कहते हैं? हाँ, होता है। उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। पदबंध। हाँ, पदबंध मतलब पदों का समूह, यानी शब्दों का समूह। जब शब्दों का कोई ग्रुप वाक्य में वही काम करे जो एक अकेला क्रिया विशेषण करता है, तो वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। अच्छा, तो मतलब पूरा का पूरा वाक्यांश, शब्दों का गुच्छा, वो भी क्रिया विशेषण जैसा काम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोत में? हाँ, है ना। जैसे एक वाक्य है, 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। अब यहाँ गाड़ी छूटने का समय बताने के लिए कोई एक शब्द नहीं है। नहीं, हाँ तो पूरा टाइम बताया है, 10:05 पर। बिल्कुल, तो ये पूरा समूह 10:05 पर, ये समय बता रहा है क्रिया छूटेगी का। तो ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण पदबंध। वाह, समझ गया। एक और देखिए, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। यहाँ गांव कहाँ है? उस पहाड़ी के पीछे? हाँ, तो ये पूरा वाक्यांश उस पहाड़ी के पीछे जगह बता रहा है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। बिल्कुल साफ हो गया। शब्दों का समूह भी क्रिया विशेषण बन सकता है। कमाल है। सही। तो देखिए, आज हमने क्रिया विशेषण अव्यय के कितने सारे पहलुओं पर बात कर ली। हाँ, हमने समझा कि ये क्या है, फिर अर्थ के आधार पर वो 4 मुख्य प्रकार देखे: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और सबके उदाहरण भी देखे। जी, साथ ही रूप और प्रयोग के आधार पर भी उनके भेद समझे, और आखिर में ये क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है, ये भी जाना। और ये वाकई महसूस होता है कि ये छोटे छोटे शब्द वाक्य के मतलब को कितना सटीक बना देते हैं, कितना फैला देते हैं। भाषा एकदम सूखी और बेजान सी लगेगी। ये क्रियाओं में जैसे रंग भरते हैं, उन्हें कॉन्टेक्स्ट देते हैं। सही कहा। और जैसा कि स्रोत के उदाहरणों से भी पता चला, व्याकरण की ये समझ खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, क्रिया विशेषण उसमें एक बहुत अहम हिस्सा है। तो उम्मीद है ये चर्चा उन सभी के लिए फायदेमंद रही होगी जो हिंदी व्याकरण को और अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं। अब चलते चलते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। जरा सोचिए कि एक ही क्रिया को, सिर्फ एक क्रिया को हम कितने अलग अलग क्रिया विशेषण लगाकर कितना बदल सकते हैं। हाँ, हर बार मतलब ने कितना, कभी हल्का सा कभी बड़ा फर्क आ जाता है। जैसे चलो क्रिया ही ले लीजिए। बिल्कुल, जैसे धीरे चलो, हाँ, तेज चलो, संभल कर चलो। जी, ये बात ही बदल देता है ना कमाल की बात। तो अगली बार जब आप हिंदी में कुछ पढ़ें या सुने या बोलें, तो इन छोटे मगर असरदार शब्दों पर, इन क्रिया विशेषणों पर जरा गौर जरूर कीजिएगा। देखिएगा कि ये कैसे आपकी बात को या किसी और की बात को ज्यादा साफ, ज्यादा दमदार और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं। नमस्कार, आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे जी। और एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर शायद नजरअंदाज हो जाता है, पर भाषा की बुनियाद के लिए बहुत जरूरी है। समुच्चय बोधक अव्यय। ये वो छोटे छोटे शब्द ना, जैसे और, लेकिन, क्योंकि, ताकि, बिल्कुल, जो हमारे वाक्यों को असल में जोड़ते हैं, उन्हें एक मतलब देते हैं और हमारी बातों में, आप कह सकते हैं, वजन लाते हैं। सही कहा। और देखिए, हमारे पास जो सामग्री है आज, वो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के नोट्स और सवालों से ली गई है। अच्छा। जैसे DSSB PRT, UPSI, UPPCL, ARO, UPSSC, BSSC वगैरह। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से हम ना सिर्फ ये समझे कि समुच्चय बोधक क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, बल्कि ये भी महसूस करें कि वाक्यों में इनका सही इस्तेमाल क्यों और कैसे मायने रखता है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने की बात नहीं है। सही, बल्कि अपनी भाषा को ज्यादा साफ और असरदार बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समुच्चय बोधक अवयव असल में है क्या चीज? एक स्रोत प्रश्न हमें बताता है कि ये वो शब्द हैं जो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। हाँ, एक तरह से गोंद का काम करते हैं शब्दों के बीच। गोंद, हाँ बिल्कुल। और इनकी एक बहुत खासियत है जिसका जिक्र कुछ स्रोतों में है कि ये अविकारी होते हैं। अविकारी? हाँ, अविकारी। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, अविकारी,
लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। अविकारी मतलब जिनमें कोई विकार या बदलाव ना आए, जैसे लिंग, वचन, कारक कुछ भी बदल जाए, ये शब्द वैसे के वैसे रहते हैं। बिल्कुल, यही इनकी पहचान है। जैसे एक उदाहरण देखें स्रोत से, आंधी आई और पानी बरसा। ठीक है। यहां और 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। अब आप कहिए लड़का आया और लड़की गई, या लड़के आए और लड़कियां गईं। कर्ता बदल गया, क्रिया बदल गई, लिंग, वचन सब बदल गए, पर और तो और ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अरे वाह, ये तो सच में बड़ी राहत की बात है। व्याकरण में कम से कम कुछ तो है जो इतना सीधा साधा है, बदलता नहीं। हाँ, और इसी न बदलने वाले स्वभाव की वजह से ये वाक्यों के ढांचे को एक स्थिरता देते हैं, एक मजबूती। आप अपनी बात कितनी भी जटिल करना चाहें, ये संयोजक बिना बदले अपना काम करते रहते हैं। अच्छा। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो की, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए। ये सब जोड़ने वाले शब्द हैं, पर हर कोई थोड़ा अलग अंदाज में जोड़ता है ना? हाँ, ये बात तो है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन्हें वाक्यों में पहचाने कैसे, क्योंकि कई बार वाक्य लंबे होते हैं और ये छोटे शब्द कहीं छिप से जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। इसमें कौन सा शब्द है जो जोड़ने का काम कर रहा है? यहां तो साफ दिख रहा है, ताकि। हाँ, ताकि। और अगर हम थोड़ा और गौर करें तो ताकि सिर्फ जोड़ नहीं रहा, वो एक उद्देश्य भी बता रहा है। उद्देश्य? हाँ, जल्दी क्यों चलना है? उद्देश्य है समय पर पहुंच जाएं। तो इस उद्देश्य को मुख्य क्रिया जल्दी चलो से जोड़ने का काम ताकि कर रहा है। तो ये पहचानना कि शब्द क्या काम कर रहा है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब सिर्फ जोड़ने वाला शब्द ढूंढना काफी नहीं है, ये भी देखना है कि वो किस तरह का रिश्ता बना रहा है दोनों हिस्सों के बीच। ओके, एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। इसमें क्या रिश्ता दिख रहा है? यहाँ समुच्चय बोधक है इसलिए, और ये साफ तौर पर कारण और परिणाम का रिश्ता दिखा रहा है। कारण और परिणाम? हाँ, कारण क्या है? मैंने तुम्हें पढ़ाया। परिणाम क्या हुआ? तुम उत्तीर्ण हो गए। इन दोनों को जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है। ये वाक्य को एक लॉजिकल फ्लो देता है, एक तार्किक प्रवाह। समझ गई। एक और उदाहरण है, वो आया और मैं गया। ये तो काफी सरल लग रहा है। हाँ, ये सबसे बुनियादी रूप है। यहाँ और 2 बराबर के स्वतंत्र वाक्यों या उपवाक्यों को, वह आया, मैं गया, बस साथ ला रहा है, उन्हें जोड़ रहा है। कोई खास रिश्ता नहीं बता रहा, बस संयोजन कर रहा है। ठीक है, तो अब जब हमने कुछ उदाहरणों से इन्हें पहचानना सीखा है, तो इनके प्रकारों पर बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि मोटे तौर पर इनके 2 मुख्य प्रकार हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जी। ये नाम थोड़े भारी भरकम है, इन्हें थोड़ा आसान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले बात करते हैं समानाधिकरण की। अंग्रेजी में इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। समान अधिकरण मतलब समान स्तर या बराबर का दर्जा रखने वाले। अच्छा। ये ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या मुख्य उपवाक्यों को जोड़ते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से बराबर का वजन रखते हों, कोई किसी पर निर्भर ना हो। सोचिए, जैसे 2 बराबर के दोस्तों को मिलाना। हाँ, जैसे 2 बराबर की बातें। उदाहरण भी दिए हैं स्रोतों में, किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, व, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं। ये सब ऐसे ही लगते हैं। राम आया और श्याम गया। मेहनत करो या आराम करो, वो अमीर है परंतु कंजूस है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और समानाधिकरण के भी अपने अंदर कुछ भेद हैं। मतलब ये बराबर वालों को भी अलग अलग तरीकों से जोड़ते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे? पहला है संयोजक। ये बस जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, तथा, एवं, व। सिंपल जोड़। ठीक है। दूसरा है विभाजक। ये विकल्प या चुनाव दिखाते हैं, ये या वो, जैसे या, अथवा, की। ओके, या वाला। तीसरा है विरोध बोधक या विरोधवाचक। ये 2 बातों में विरोधाभास दिखाते हैं, एक उलट स्थिति, जैसे पर, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, वर्ण। ये कहानी में एक मोड़ लाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो आया लेकिन मैं चला गया टाइप का। एग्जैक्टली। और चौथा है परिणाम दर्शक या निर्देशक। ये दिखाते हैं कि दूसरी बात पहली का नतीजा या परिणाम है। उदाहरण, इसलिए, अतः, अतएव, फलस्वरूप। अच्छा, तो मतलब और तो बस साथ आता है, पर, लेकिन या परंतु कहानी में एक ट्विस्ट डाल देते हैं। और इसीलिए या अतः बताते हैं कि इस वजह से ये हुआ। एक स्रोत ये भी साफ करता है कि अतएव
परिणाम दिखाता है, विरोध नहीं, और फलतः भी परिणाम दर्शक ही हैं। एकदम। ये उपभेद हमें वाक्य के गहरे अर्थ को समझने में मदद करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं जानते कि दो चीजें जुड़ी हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि उनके बीच का रिश्ता कैसा है। क्या वो बस साथ है, या एक दूसरे का विकल्प है, या एक दूसरे के उलट है, या एक दूसरे का परिणाम है। यहीं पर वो इसीलिए वाली बात दिलचस्प हो जाती है, जिस पे हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। जरूर, मैं याद रखूंगी। अब दूसरे मुख्य प्रकार पर आते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अंग्रेजी में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जी। स्रोत कहते हैं कि ये आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ते हैं। जी। आश्रित उपवाक्य ये क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा सवाल है। पहले उपवाक्य समझ लेते हैं। उपवाक्य यानी वाक्य का वो हिस्सा जिसमें अपना कर्ता और क्रिया हो, लेकिन वो पूरे वाक्य का एक अंश मात्र हो, अपने आप में पूरी बात ना कहता हो। ठीक है, वाक्य का एक हिस्सा। हाँ। अब व्यधिकरण में क्या होता है कि ये ऐसे ही एक आश्रित यानी निर्भर रहने वाले उपवाक्य को एक मुख्य यानी आत्मनिर्भर उपवाक्य से जोड़ता है। यहां दोनों हिस्सों का दर्जा बराबर नहीं होता। एक हिस्सा अपनी बात पूरी करने के लिए दूसरे पर टिका होता है। अच्छा। सोचिए, जैसे एक टीम लीडर मुख्य उपवाक्य और उसका टीम मेंबर आश्रित उपवाक्य। मेंबर लीडर पर निर्भर है एक तरह से। अच्छा, तो समानाधिकरण में दोनों साथी बराबर के थे, यहाँ एक मुख्य है और दूसरा उस पर निर्भर। समझ गई। तो व्यधिकरण वाले संयोजक इस निर्भरता वाले रिश्ते को दिखाते हैं। बिल्कुल, और ये निर्भरता भी कई तरह की हो सकती है, इसलिए व्यधिकरण के भी उपभेद हैं। ओके। पहला है कारणबोध या कारणवाचक। ये बताते हैं कि मुख्य काम क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, जैसे क्योंकि, चूंकि, जो कि, इसलिए कि। ठीक है, कारण बताने वाले। दूसरा उद्देश्यबोध या उद्देश्यवाचक। ये बताते हैं कि मुख्य काम किस मकसद से किया गया। उदाहरण कि, जो, ताकि, जिससे। जैसे हमने पहले देखा था, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। हाँ, वो उदाहरण याद है, उद्देश्य। तीसरा है संकेतबोध या संकेतवाचक। ये शर्त या संकेत दिखाते हैं, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, जैसे यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब। कंडीशनल वाले। कंडीशनल, हाँ, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। बिल्कुल। और चौथा है स्वरूपबोध या स्वरूपवाचक। ये पहले कही गई बात का स्वरूप या मतलब स्पष्ट करते हैं, जैसे मानो वो उसी का दूसरा रूप हो। उदाहरण कि, जो, अर्थात, यानी मानो। अच्छा, जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यहाँ की स्वरूप बता रहा है। हाँ, एक तरह से वो उनके कथन का स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है। इसमें भी स्रोतों में कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जैसे एक स्रोत कहता है कि जब स्वरूपवाचक नहीं है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। जब तो समय बताता है, जब तुम आओगे तो वो कालवाचक अव्यय की तरह काम करता है, स्वरूप नहीं बताता। सही पहचाना। और एक स्रोत ये साफ करता है कि ताकि उद्देश्यवाचक है, संकेतवाचक नहीं। कभी कभी उद्देश्य और संकेत में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर व्याकरण में ताकि को साफ तौर पर उद्देश्य बताने वाला माना गया है। जल्दी चलो ताकि, ये उद्देश्य है, शर्त नहीं। सही है जी। ये वर्गीकरण जानना वाकई दिलचस्प है। लेकिन एक और जरूरी बात जो मुझे लग रही है, क्या हर शब्द जो दो चीजों को जोड़ता हुआ सा लगे वो समुच्चय बोधक ही होता है, या कभी धोखा भी हो सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार शब्द धोखा दे जाते हैं, लगते हैं जोड़ने वाले पर होते कुछ और ही हैं। उनका वाक्य में काम देखना पड़ता है, फंक्शन। अच्छा। उदाहरण के लिए एक स्रोत में सवाल है कि इनमें से कौन समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, और एक विकल्प है आजन्म। आजन्म। हाँ, अब आजन्म का मतलब होता है जन्म से। ये किसी चीज को जोड़ नहीं रहा, बल्कि समय बता रहा है। तो ये समुच्चय बोधक नहीं है। सही बात है। और एक और उदाहरण है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। यहां थोड़ा थोड़ा शब्द है, ये 2 बार आया है। क्या ये जोड़ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं। यहाँ थोड़ा थोड़ा ये बता रहा है कि पानी कितना पिलाना है, उसकी मात्रा या परिमाण बता रहा है। अच्छा, क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी। ये क्रिया पिलाओ की विशेषता बता रहा है। इसलिए जैसा स्रोत के उत्तर में भी है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, समुच्चय बोधक कतई नहीं। तो सबक ये है कि शब्द के रूप पर नहीं, उसके काम पर जाना है। वाक्य में वो कर क्या रहा है, यही उसकी पहचान तय करेगा। एकदम सटीक शब्द का प्रकार उसके प्रकार्य यानी फंक्शन से तय होता है। अब हम उस इसलिए वाले मुद्दे पर वापस आ सकते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल।
हमने देखा कि एक स्रोत की लिस्ट में इसलिए को समानाधिकरण परिणाम दर्शक के तहत गिना गया था। जी, लेकिन बाद में कुछ और स्रोतों में वैधिकरण कारणवाचक के उदाहरणों में भी इसका उल्लेख जैसा लगता है, खासकर इसलिए की के रूप में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक ही शब्द दो अलग-अलग मुख्य प्रकारों में कैसे? ये वाकई एक गहरा और दिलचस्प बिंदु है, और ये दिखाता है कि भाषा हमेशा नियमों के सीधे खांचों में फिट नहीं होती। असल में इसलिए का वर्गीकरण इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि वाक्य की संरचना कैसी है और वो किस तरह का जोर दे रहा है। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? सोचिए, एक वाक्य है, बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। ठीक है। यहाँ दो लगभग स्वतंत्र बातें हैं, और इसलिए दूसरी बात को पहली का सीधा परिणाम बता रहा है। ये समानाधिकरण जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। अब दूसरा वाक्य देखें, मैं बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। अच्छा। यहाँ इसलिए क्योंकि के साथ मिलकर कारण बताने वाले आश्रित उपवाक्य का हिस्सा बन रहा है। इसलिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी, ये व्यधिकरण की निशानी है। और कभी-कभी इसलिए अकेले भी कारण की तरफ ज्यादा इशारा कर सकता है, जैसे वो बीमार था इसलिए नहीं आया। यहाँ कारण बीमार था और परिणाम नहीं आया इतने गुंथे हुए हैं कि वर्गीकरण थोड़ा धुंधला हो जाता है। व्याकरण विशेषज्ञ भी इस पर अलग-अलग राय रख सकते हैं। तो मतलब ये कि संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और वाक्य की बनावट तय करती है कि इसलिए समानाधिकरण वाला परिणाम दिखा रहा है या व्यधिकरण वाला कारण। ये तो सच में भाषा की बारीकी है। बिल्कुल, और यही दिखाता है कि नियमों को रटने की बजाय उनके पीछे के तर्क और भाषा के लचीलेपन को समझना ज्यादा जरूरी है। स्रोत शायद अलग-अलग परीक्षाओं के पैटर्न या व्याकरण की अलग-अलग व्याख्याओं के आधार पर इसे वर्गीकृत कर रहे होंगे। तो ये साफ है कि समुच्चय बोधक अव्यय हिंदी वाक्यों की बनावट और अर्थ समझने के लिए कितने जरूरी हैं। चलिए आज की इस चर्चा की मुख्य बातें समेट लेते हैं एक बार। जरूर। हमने देखा कि समुच्चय बोधक अव्यय वो अविकारी शब्द हैं जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। और अविकारी मतलब लिंग, वचन, कारक से बदलते नहीं, जो इन्हें पहचानने में मदद करता है। बिल्कुल। फिर इनके दो मुख्य प्रकार हैं। समानाधिकरण जो बराबर स्तर की इकाइयों को जोड़ते हैं, जैसे और, या, लेकिन, इसलिए। और इनके भी उपभेद हैं, जैसे संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणाम दर्शक। हाँ, और दूसरा प्रकार है व्यधिकरण, जो एक आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ता है, जैसे क्योंकि, ताकि, यदि तो, मानो। और इनके भी उपभेद हैं, जो कारण, उद्देश्य, संकेत या स्वरूप का बोध कराते हैं। सही। हमने ये भी समझा कि हर जोड़ने जैसा दिखने वाला शब्द समुच्चय बोधक नहीं होता। जैसे अजन्म या थोड़ा थोड़ा शब्द का वाक्य में काम देखना सबसे जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये कि इन संयोजकों को समझना सिर्फ परीक्षा के नंबरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात को स्पष्टता, सटीकता और प्रवाह के साथ कहने या लिखने के लिए जरूरी है। ये हमारी सोच को स्ट्रक्चर देने में मदद करते हैं। बिल्कुल। जब हम सही संयोजक का चुनाव करते हैं तो हम अपने पाठक या सुनने वाले को सही दिशा दिखाते हैं कि विचारों के बीच क्या रिश्ता है। और कहने में और लेकिन कहने में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, तो आज की चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने इसलिए की दोहरी भूमिका पर बात की, कभी समानाधिकरण जैसा, कभी व्यधिकरण जैसा। क्या हिंदी में और भी ऐसे शब्द या संयोजक हो सकते हैं जिनका वर्गीकरण वाक्य में उनके प्रयोग के आधार पर बदल जाता हो? ये सोचने लायक बात है। भाषा एक बहती नदी की तरह है। नियम होते हुए भी उसमें अपवाद और लचीलापन होता है। सही। शायद यही लचीलापन भाषा को इतना जीवंत और अभिव्यंजक बनाता है। इस पर और खोजबीन करना यकीनन दिलचस्प होगा। तो अगली बार जब आप लिखें या बोलें तो इन छोटे मगर शक्तिशाली शब्दों, समुच्चय बोधकों पर जरूर ध्यान दें। ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं, आपकी अभिव्यक्ति के अहम औजार हैं। नमस्कार, और हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की एक ऐसी कड़ी पर गौर कर रहे हैं जो वाक्यों को जोड़ने और उनका मतलब निकालने में, आप कह सकते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाती है। संबंध बोधक अव्यय। हमारे पास देखिए इस विषय पर कुछ नोट्स हैं और साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो अलग-अलग परीक्षाओं में, जैसे यूपी पुलिस, डीएसएसएसबी, पीआरटी, यूपीएसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। हाँ, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय क्या बला है, इन्हें वाक्यों में कैसे पहचानें, और सबसे जरूरी, ये असल में करते क्या हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। कभी ध्यान दिया है, जब हम कहते हैं घर के बाहर पेड़ है
या मान लीजिए पैसे के बिना गुजारा मुश्किल है, या फिर किताब मेज पर रखी है। हाँ, ये तो रोज बोलते हैं हम। तो ये छोटे छोटे शब्द के बाहर, के बिना, पर, ये क्या कर रहे हैं वाक्य में? बस यही वो धागे हैं जिन्हें आज हम सुलझाने वाले हैं। चाहिए खोलते हैं इस गुत्थी को। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये संबंध बोधक अव्यय होते क्या हैं? हमारे स्रोत जो नोट्स हैं हमारे पास, वो बताते हैं कि ये वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और उस संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता वाक्य के बाकी शब्दों से जोड़ते हैं। यही है? बिल्कुल सही। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी, हाँ, ये शब्द सुना है। इसका मतलब क्या है यहाँ? अविकारी मतलब जिनमें कोई विकार या बदलाव न आए। आप वाक्य में कर्ता का लिंग बदल दें, वचन बदल दें, काल बदल दें, इन शब्दों पर मतलब संबंध बोधक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे लड़का घर के बाहर खड़ा है, अब लड़की कर दीजिए, लड़की घर के बाहर खड़ी है, या बच्चे कर दीजिए, बच्चे घर के बाहर खड़े हैं। देखा आपने, के बाहर वैसा का वैसा ही रहा। हाँ हाँ, के बाहर बदला नहीं। ये स्थिरता ही इन्हें वाक्य संरचना में खास बनाती है। ये हिलते नहीं हैं। अच्छा, ये अविकारी वाली बात वाकई महत्वपूर्ण है। मतलब ये वाक्य के पक्की स्तंभों जैसे हैं जो हिलते नहीं। चलिए कुछ और उदाहरणों से इसे और साफ करते हैं जो हमारे श्रोतों में दिए गए हैं। जैसे एक वाक्य है, सुरेश स्कूल की ओर गया। यहाँ की ओर क्या कर रहा है? यहाँ की ओर देखिए, सुरेश जो कि संज्ञा है का संबंध स्कूल जो दूसरी संज्ञा है और जाने जो क्रिया है के साथ दिशा के संदर्भ में स्थापित कर रहा है। दिशा बता रहा है। हाँ, ये बता रहा है कि सुरेश के जाने की दिशा स्कूल की तरफ थी। अगर आप की ओर हटा दें तो वाक्य क्या बनेगा? सुरेश स्कूल गया। इसका अर्थ थोड़ा अधूरा या शायद अलग लग सकता है। की ओर दिशा को एकदम स्पष्ट कर देता है। सही कहा, दिशा एकदम पक्की हो गई। और एक और उदाहरण देखिए, ये भी काफी आम है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। इसमें के बिना, के बिना यहाँ धन संज्ञा का संबंध व्यवसाय चलाने की क्रिया से जोड़ रहा है। यह एक तरह से अभाव या व्यतिरेक मतलब एक्सक्लूजन का संबंध दिखा रहा है। अभाव मतलब कमी। हाँ, कि धन नहीं है तो व्यवसाय चलाना कठिन है। सोचिए, ये वाक्य के अर्थ के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, इसके बिना तो मतलब ही नहीं निकलेगा। और एक बहुत ही आम उदाहरण, छत पर पक्षी बैठे हैं। यहाँ पर का क्या काम है? पर यहाँ स्थान बता रहा है, लोकेशन। ये छत संज्ञा और पक्षियों के बैठने क्रिया के बीच जगह का संबंध स्थापित कर रहा है। कहाँ बैठे हैं? छत पर। ये छोटे शब्द वाक्य को कितना सटीक, कितना प्रिसाइज बना देते हैं। बिल्कुल, एकदम पिन पॉइंट कर देते हैं। स्रोत में एक और उदाहरण है, कविता और गीता साथ में खेलते हैं। क्या साथ भी संबंध बोधक है? इसमें के या की तो नहीं है। ये कविता और गीता जो संज्ञाएं हैं का खेलने जो क्रिया है से संगति या साथ होने का संबंध बता रहा है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि के, की, से लगा ही हो। हाँ, ये दिखाता है कि संबंध बोधक हमेशा इन परसर्गों के साथ ही नहीं आते। कभी कभी अकेले भी आ जाते हैं, जैसे साथ या भर। तो फिर इन्हें पहचानने का मुख्य तरीका क्या हुआ? ऐसा लगता है कि ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के पीछे लगकर वाक्य के बाकी हिस्से से उनका कोई ना कोई रिश्ता बताते हैं, चाहे वो जगह का हो, समय का हो, दिशा का हो, कारण का हो, कुछ भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इनकी मुख्य पहचान है। ये संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद आते हैं और उनका कनेक्शन वाक्य के दूसरे शब्दों से बनाते हैं। ये अक्सर के, की, से जैसे परसर्गों यानी पोस्ट पोजिशंस जो संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे घर के अंदर, पेड़ के नीचे, चाकू से काटा। लेकिन जैसा हमने साथ या एक और उदाहरण लें, रात भर, इनमें देखा, ये कभी कभी अकेले भी आ सकते हैं। मुख्य बात है इनका काम संबंध स्थापित करना। समझ गया, काम पर ध्यान देना है। स्रोत में और भी कई तरह के उदाहरण हैं, उनसे इनकी विविधता का और अंदाजा लगता है। जैसे एक वाक्य है, मुझे लिखने के लिए कलम चाहिए। यहाँ के लिए ये उद्देश्य बता रहा है, पर्पस। लिखने का उद्देश्य है और उसके लिए कलम चाहिए। के लिए यहाँ उद्देश्यवाचक संबंध बोधक का काम कर रहा है। अच्छा, और एक वाक्य है, हमें जीत मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें तक यहाँ एक सीमा या अवधि बता रहा है, एक लिमिट। प्रयास कब तक जारी रखना है? जब तक जीत न मिल जाए।
ये समय की सीमा दर्शा रहा है या एक लक्ष्य बिंदु कह सकते हैं। ये वाला देखिए, सुरेश के भरोसे मत रहो। हाँ, यहाँ के भरोसे निर्भरता या सहारे का संबंध दिखा रहा है, डिपेंडेंसी। ये बता रहा है कि सुरेश पर निर्भर रहने का नतीजा क्या हो सकता है। एक तरह की चेतावनी भी है। हाँ, बिल्कुल। और कुछ उदाहरण स्थान या दिशा से जुड़े हैं, जैसे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, मुंबई के निकट पूना है, या मेरे घर के आगे मंदिर है। ये सब तो सीधे सीधे जगह या दिशा बता रहे हैं। हाँ, के बाहर, के निकट, के आगे, ये सब स्थायी दिशा से संबंधित संबंध बोधक हैं। ये दिखाते हैं कि किसी चीज की स्थिति या दिशा दूसरी चीज के सापेक्ष मतलब रिलेटिव में क्या है। एक और उदाहरण है, मैं काम के पीछे आया था। यहाँ के पीछे थोड़ा पेचीदा लग सकता है। इसका क्या मतलब होगा, स्थान या कुछ और? बिल्कुल, ये अच्छा उदाहरण है। के पीछे थोड़ा ट्रिकी है। ये संदर्भ के अनुसार स्थान भी बता सकता है, जैसे घर के पीछे बगीचा है, और ये कारण या उद्देश्य भी बता सकता है, मैं इस काम के पीछे पड़ा हूं, या जैसा आपके वाक्य में है, मैं काम के कारण या सिलसिले में आया था। अच्छा, तो ये कारण भी हो सकता है। हाँ, स्रोत इसे संबंध बोधक मानता है और वाक्य का पूरा संदर्भ ही इसका सही अर्थ स्पष्ट करेगा। ये दिखाता है कि भाषा कितनी लचीली, कितनी फ्लेक्सिबल है। एक ही शब्द कई काम कर लेता है। तो ये सब इतने सारे अलग अलग तरह के संबंध बता रहे हैं। क्या व्याकरण में इन्हें किसी तरह वर्गीकृत भी किया गया है? इनको बांटा गया है क्या? स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। अर्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीनिंग। स्रोत बताते हैं कि अर्थ के आधार पर लगभग 14 भेद हो सकते हैं। हालांकि एक जगह यह भी लिखा है कि प्रसिद्ध वैयाकरण हैं वासुदेव नंदन प्रसाद, वो 13 भेद मानते हैं। ओह, तो संख्या पर थोड़ी बहस है। हाँ, थोड़ी, पर संख्या पर अटके बिना हम कुछ मुख्य प्रकारों को समझते हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं और जिनके उदाहरण हमारे स्रोतों में मौजूद भी हैं। हाँ, वो ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। कौन कौन से हैं मुख्य? जैसे एक है कालवाचक, जो समय बताते हैं, पहले, बाद, पीछे, आगे। हाँ। उदाहरण, खाने के बाद टहलना चाहिए, यहाँ बाद समय बता रहा है। ठीक है, कालवाचक। और फिर सबसे आम है स्थानवाचक, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास, निकट, सामने, आगे, पीछे। हमने कई उदाहरण देखे। घर के भीतर, मुंबई के निकट, घर के आगे। और यहाँ ध्यान दें, आगे और पीछे समय भी बता सकते हैं और स्थान भी। हाँ, ये तो अभी बात हुई थी। ये दिलचस्प है, जैसे मीटिंग के बाद मिलेंगे में बाद समय है और घर के पीछे बगीचा है में पीछे स्थान है। एक ही शब्द, अलग अलग रिश्ते। बिल्कुल, यही भाषा की खूबी है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। फिर हैं दिशावाचक, ओर, तरफ, पार, प्रति। जैसे नदी के पार गांव है या स्कूल की ओर गया। दिशावाचक। और हेतुवाचक या उद्देश्यवाचक, लिए, वास्ते, निमित्त, हेतु। जैसे देश के लिए जान दे दी या लिखने के लिए कलम। उद्देश्य के लिए। ठीक है। फिर हैं व्यतिरेकवाचक। ये वो हैं जो किसी चीज के बिना या अलावा होने का भाव देते हैं। बिना, बगैर, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। जैसे तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, या धन के बिना। व्यतिरेक मतलब एक्सक्लूजन। समझ गया। हाँ। फिर तुलनावाचक, अपेक्षा, सामने, आगे, तुलना में। जैसे ज्ञान के सामने धन कुछ भी नहीं, यहां तुलना हो रही है। ज्ञान और धन की तुलना। सही। एक और है साधनवाचक, द्वारा, जरिए, सहारे, हाथों, मीन्स या इंस्ट्रूमेंट। जैसे डाकिया के हाथों पत्र भेजा। साधन क्या था? डाकिया के हाथ। इसके अलावा स्रोत में कारणवाचक, जैसे डर के मारे कांपना, विरोधवाचक, नियम के विरुद्ध जाना, संग्रहवाचक, रात भर जागना, जीत मिलने तक प्रयास, जैसे और भी प्रकारों का उल्लेख है। स्रोत में भर का एक और उदाहरण है, कटोरे भर उसने खीर खाई। यहां इसे अनुबद्ध संबंध बोधक कहा गया है, जहां यह मात्रा बता रहा है। कटोरे भर, मात्रा। अच्छा। तो मुख्य बात यह समझना है कि ये शब्द अलग अलग तरह के संबंधों को व्याकरणिक रूप देते हैं। तो इतने सारे प्रकार गिनाने के बजाय शायद ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये छोटे शब्द कितने अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। समय, स्थान, दिशा, कारण, उद्देश्य, तुलना, साधन वगैरह वगैरह। और हमें वाक्य के संदर्भ से मतलब कॉन्टेक्स्ट से समझना होता है कि वे कौन सा रिश्ता जोड़ रहे हैं।
एकदम सही कहा आपने। प्रकारों की लिस्ट याद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी भूमिका को पहचानना, कॉन्टेक्स्ट समझना। स्रोत में एक और तरह के वर्गीकरण का भी जिक्र है, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, मौलिक और यौगिक। हाँ ये क्या है और क्या ये समझना मतलब परीक्षार्थियों के लिए ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये वर्गीकरण इस आधार पर है कि शब्द बना कैसे है, ओरिजिन या फॉर्मेशन। मौलिक वो हैं जो अपने मूल रूप में ही संबंध बोधक हैं, किसी और शब्द से बने नहीं लगते, जैसे बिना, पूर्वक, तक, भर, समेत। उदाहरण? परिवार समेत आना, या स्रोत का उदाहरण था शांतिपूर्वक बैठो। ये मूल शब्द हैं। ठीक है, मौलिक मतलब ओरिजिनल। हाँ, और यौगिक वो हैं जो दूसरे शब्दों से बने हैं, जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया से, या उनमें कुछ जुड़कर बने हैं। कंपाउंड। जैसे अपेक्षा, ये संज्ञा से बना, समान विशेषण से, चलते क्रिया से। या फिर वो जिनमें कारक चिन्ह जुड़ा लगता है, के लिए, के बाहर, की ओर, ये यौगिक हैं। अच्छा, तो ये बनावट का फर्क है। हाँ, अब जहां तक जरूरत की बात है, ये जानना भाषा की संरचना को समझने में मदद करता है, निश्चित रूप से। लेकिन व्यावहारिक प्रयोग या परीक्षा की दृष्टि से देखें तो शायद अर्थ के आधार पर प्रकारों को पहचानना और उनका सही प्रयोग करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि स्रोत के प्रश्न पैटर्न से भी लगता है। मौलिक यौगिक का ज्ञान एक, कह सकते हैं, एक अतिरिक्त परत है समझ की। ठीक है, तो फोकस अर्थ और प्रयोग पर ज्यादा रखें। हमने शुरू में अविकारी शब्द पर जोर दिया था, इसका क्या संबंध दूसरे प्रकार के शब्दों से भी है? आपने कहा था ये अव्यय होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है, इससे पूरी तस्वीर साफ होती है। हिंदी में 4 प्रकार के शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। मतलब 4 तरह के शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का असर नहीं होता। 4 प्रकार कौन कौन से? पहला, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे चलो, यहां आओ। धीरे या यहां नहीं बदलते। दूसरा, संबंध बोधक, पोस्टपोजिशन, जिनकी हम अभी बात कर ही रहे हैं, जैसे के बाहर, के लिए, ये भी नहीं बदलते। तीसरा, समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, जो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, ये भी नहीं बदलते। और चौथा, विस्मय आदि बोधक, इंटरजेक्शन, जो भाव व्यक्त करते हैं, जैसे अरे, वाह, हाय, ये भी नहीं बदलते। अच्छा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चारों अविकारी हैं? हाँ, ये चारों अव्यय परिवार के सदस्य हैं। स्रोत में एक सवाल भी था इसी पर आधारित कि इनमें से कौन अविकारी नहीं है, और जवाब सर्वनाम था। सर्वनाम क्यों? क्योंकि सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह विकारी हैं, उनका रूप बदलता है। मैं का मेरा, मुझे हो जाता है, वह का वे, उसे, उन्होंने हो जाता है। लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलते हैं। ओ हाँ, सही बात है, सर्वनाम तो बदलते हैं। तो ये वर्गीकरण समझने से हमें पता चलता है कि संबंध बोधक अव्यय परिवार के किस हिस्से से हैं। वो इन 4 अविकारी भाइयों में से एक हैं। बिल्कुल सही कहा, ये चारों अविकारी भाई बहन जैसे हैं। लेकिन क्या कभी संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में भ्रम हो सकता है? कंफ्यूजन, दोनों जोड़ने का काम करते लगते हैं, और भी जोड़ता है, के लिए भी जोड़ता लगता है। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन पॉइंट है और इसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ, दोनों जोड़ने का काम करते हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन उनके जोड़ने का तरीका और किसे जोड़ते हैं वो अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, संबंध बोधक हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है। वो दूसरा शब्द क्रिया हो सकता है, विशेषण हो सकता है, या कोई और संज्ञा सर्वनाम भी। फोकस संज्ञा सर्वनाम के रिश्ते पर होता है, रिलेशनशिप बिल्डर। जबकि समुच्चय बोधक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समुच्चय मतलब समूह या सेट, वो 2 बराबर की इकाइयों को जोड़ता है, इक्वल यूनिट्स। चाहे वो 2 शब्द हों, राम और श्याम, 2 वाक्यांशों हों, मेज पर या कुर्सी के नीचे, या 2 पूरे वाक्य या उपवाक्य हों, कनेक्टर। 2 बराबर की चीजों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक। हाँ, एक उदाहरण से समझते हैं। स्रोत में किंतु को विरोध दर्शक अव्यय बताया गया है। वाक्य देखें, वह मेहनती है किंतु सफल नहीं हो पाता। यहाँ किंतु क्या कर रहा है? ये 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है। वह मेहनती है और सफल नहीं हो पाता। ये समुच्चय बोधक है। हाँ, ये 2 बातों को जोड़ रहा है। अब संबंध बोधक का उदाहरण फिर से देखें। पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ के बिना संज्ञा पैसे का संबंध
काम नहीं चलेगा इस क्रिया वाक्यांश से जोड़ रहा है। ये दो बराबर के वाक्यों को नहीं जोड़ रहा, ये पैसे का संबंध बता रहा है। ये संबंध बोधक है। समझ गया। तो हमें देखना है कि शब्द वाक्य में क्या कर रहा है। क्या वो संज्ञा सर्वनाम का रिश्ता बता रहा है तो संबंध बोधक, या दो बराबर की इकाइयों को जोड़ रहा है तो समुच्चय बोधक। बिल्कुल, यही कुंजी है। संबंध बताने वाला संबंध बोधक और समुच्चय यानी समूह बनाने वाला या जोड़ने वाला समुच्चय बोधक। ये अंतर बहुत साफ हुआ, धन्यवाद। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है, मुख्य बातें क्या हैं जो हमें इन स्रोतों से मिली? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि संबंध बोधक अव्यय हिंदी वाक्यों के वो छोटे लेकिन बहुत जरूरी पुर्जे हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के बाकी हिस्सों से रिश्ता कायम करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये उनके बाद आते हैं दिशा, स्थान, समय, कारण, उद्देश्य जैसे कई तरह के संबंध बताते हैं। और सबसे खास बात जो हमने बार बार कही, ये अविकारी होते हैं, बदलते नहीं। एकदम सही। और इनके विभिन्न प्रकारों को अर्थ के आधार पर जैसे स्थान, काल, हेतु आदि इनको समझने से हमें वाक्य की बारीकियां और उसका सटीक अर्थ पकड़ने में मदद मिलती है। साथ ही ये जानना कि ये अविकारी शब्दों के समूह का हिस्सा हैं और समुच्चय बोधक से कैसे अलग हैं, ये हमारी व्याकरण की समझ को मजबूत करता है। हाँ, वो चारों भाइयों वाली बात। हाँ, और उदाहरणों ने दिखाया कि सही संबंध बोधक का प्रयोग कितना जरूरी है स्पष्ट और प्रभावी संचार के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ एक बात और सोचने लायक है जो इन उदाहरणों से उभरती है, एक अंतिम विचार कह सकते हैं। हमने देखा कि कैसे आगे, पीछे, पास, पर, और, लिए, बिना, भर जैसे साधारण से लगने वाले शब्द कितने अलग अलग तरह के रिश्तों को बयान कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक शब्द कई काम कर रहा था। कभी वो स्थान बताते हैं, कभी समय, कभी दिशा, कभी कारण, कभी उद्देश्य, कभी तुलना, कभी अभाव। तो क्या ये सिर्फ व्याकरण का एक नियम है कि भाई ये शब्द ये काम करते हैं, या ये कुछ और भी दिखाता है? शायद ये दिखाता है कि हम भाषा के जरिए ही दुनिया की चीजों और घटनाओं के बीच के संबंधों को कैसे देखते, समझते और वर्गीकृत करते हैं। ये गहरा विचार है, भाषा और सोच का रिश्ता। हाँ, एक ही शब्द का इतने सारे संबंध निभा लेना, ये भाषा की ताकत और हमारे सोचने के तरीके के बीच के गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। तो अगली बार जब हम या कोई भी श्रोता किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करे, तो शायद एक पल को सोच सकता है कि वो असल में कौन सा रिश्ता कायम कर रहा है। बहुत दिलचस्प, सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु छोड़ा आपने। नमस्कार, आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में थोड़ा अंदर तक चलेंगे जी। खास तौर पर बात करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय की। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और साथ ही जो अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे गए ना जी। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, यूपीएसएससी वीडियो वगैरह में हाँ, उन परीक्षाओं के प्रश्न भी हैं। हाँ, तो उन सवालों और उनके जवाबों को भी देखेंगे। सभी सी टॉपिक पर है। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय आखिर हैं क्या चीज। बिल्कुल, ये हैं क्या, वाक्यों में काम क्या करते हैं, पहचानेंगे कैसे और कितने तरह के होते हैं ये। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि रटी रटाई परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, समझें कि भाषा में ये असल में करते क्या हैं, जान कैसे डालते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। परिभाषा क्या है इनकी? देखिए, स्रोत 158 बताता है कि ये वो अव्यस्त शब्द है जिनसे वाक्य में अचानक जो तेज भावनाएं उठती हैं ना, हाँ, जैसे कि आश्चर्य या एकदम से खुशी, दुख या नफरत, इस तरह के भाव। और यहाँ ये अव्यय शब्द जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा कि स्रोत 160 याद दिलाता है, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब चाहे लड़का बोले वाह या लड़की बोले वाह, चाहे एक आदमी बोले या 10 लोग, वो वाह ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इसीलिए अव्यय जिसमें कोई व्यय, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। तो ये बदलते नहीं और भाव बताते हैं, तर आपने कहा ये अव्यय हैं। हिंदी में तो और भी होते हैं अव्यय, क्रिया विशेषण वगैरह। हाँ, होते हैं। तो उनसे ये अलग कैसे हैं, ये सवाल जरूरी है। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। देखिए, स्रोत 160 में जिक्र है उनका। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे चलो में धीरे। हाँ। संबंध बोधक वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे घर के पास में के पास। ठीक।
समुच्चय बोधक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और निपात होते हैं जो जोर देते हैं, तुम भी आना में भी। समझ गया। लेकिन ये जो विस्मयादि बोधक है ना, जैसा स्रोत 161 इशारा करता है, ये इन सब से अलग है। इनका काम व्याकरण वाला जोड़ तोड़ नहीं है। अच्छा, तो क्या है? इनका काम है सीधे सीधे बोलने वाले के मन के भावों का एक तरह से विस्फोट करना, एक भावनात्मक रिएक्शन देना। ओ, स्रोत 158 और 165 भी यही कहते हैं कि इनका वाक्य के बाकी हिस्सों से, मतलब व्याकरण के लेवल पर, कोई सीधा लेना देना नहीं होता। ये लगभग आजाद है वाक्य से। आजाद वाक्य से? नहीं तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ये वाक्य की बनावट का हिस्सा नहीं है, बस ऊपर से एक भावना का तड़का लगा देते हैं। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है। हाँ। आप वाक्य से ये शब्द हटा भी देना हटा तो वाक्य का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, व्याकरण है, वो अक्सर बना रहता है। हाँ, वो जो भावना थी वो गायब हो जाएगी। अच्छा, जैसे वो उदाहरण था ना स्रोत 158 में, हाय वो चल बसा। हाँ बिल्कुल। अब इसमें से हाय हटा दीजिए, वाक्य क्या बचा? वो चल बसा। व्याकरण की नजर से ये वाक्य अभी भी बिल्कुल सही है, हाँ सही है। लेकिन वो जो एक गहरे दुख का भाव था हाय में, वो चला गया। समझ गया। और इनको पहचानने के लिए वो जो एक निशान होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जी वो भी तो है। हाँ हाँ बिल्कुल। स्रोत 158 और 162 दोनों में इसका जिक्र है। लिखित भाषा में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह एक बड़ा संकेत है। यहाँ कोई तेज भावना है। जी, पर ये याद रखना भी जरूरी है कि बोलते समय तो हम ये चिन्ह बोलते नहीं है। हाँ वो तो है। वहां तो हमारी आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव, वो सब मिलकर काम करते हैं। तो लिखने में चिन्ह मददगार है, पर हमेशा हो ही ऐसा जरूरी भी नहीं। सही बात है। बोलने का अंदाज ही सब कुछ है कई बार तो। अच्छा चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। स्रोत 159 में एक वाक्य है, अरे जल्दी इधर आओ। हाँ यहाँ अरे का क्या काम है? ये किसी को बुलाने के लिए है, ध्यान खींचने के लिए। बिल्कुल, ये संबोधन हुआ, और ये भी तो एक तरह की भावना ही है ना। हाँ है तो। और यहीं से हम इनके अलग अलग प्रकारों पर आ जाते हैं, क्योंकि भावनाएं तो बहुत तरह की होती हैं। हाँ, खुशी, दुख, हैरानी, गुस्सा, सहमति, असहमति। तो इन शब्दों को भी मोटे तौर पर इन्हीं भावों के हिसाब से बांटा गया है। स्रोत 161 और 164 बताते हैं कि कई भेद हो सकते हैं। स्रोत 161 में तो 7 मुख्य भेद बताए भी गए हैं। अच्छा, 7 भेद? कौन कौन से हैं ये मुख्य भेद? चलिए इनको कुछ ग्रुप्स में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव भावनाएं। ठीक है। इसमें आते हैं हर्ष बोधक, जो खुशी या प्रसन्नता जाहिर करते हैं, जैसे आहा, वाह, धन्य धन्य, शाबाश। वाह तो बहुत कॉमन है, स्रोत 169 में भी था शायद। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। हाँ बिल्कुल वही। यहाँ वाह वाह क्या दिखा रहा है? वो सुंदरता देखकर मन में जो खुशी हुई, जो तारीफ निकली। हाँ। और धन्य धन्य भी, ये कब यूज होता? धन्य धन्य स्रोत 160 भी इसी तरह की गहरी खुशी या शायद कृतज्ञता दिखाता है। थोड़ा ज्यादा पारंपरिक लगता है शायद। और शाबाश? ये भी खुशी है। हाँ, शाबाश भी खुशी जाहिर करता है, लेकिन खास तौर पर प्रशंसा वाली खुशी। स्रोत 167 इसे अनुमोदन या प्रशंसा सूचक कहता है। अच्छा, तो ये अनुमोदन बोधक हुए। हाँ, इसी ग्रुप में हम अनुमोदन बोधक, अप्रूवल प्रेज, और स्वीकार बोधक, अच्छा, एक्सेप्टेंस को भी रख सकते हैं। ओके। अनुमोदन में जैसे अच्छा, ठीक, हाँ हाँ, बहुत अच्छे, और स्वीकार में जी हाँ, अवश्य। ये सब पॉजिटिव रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो खुशी, प्रशंसा, सहमति वाले हो गए। अब इसका उल्टा, नेगेटिव भाव। हाँ, नेगेटिव भावों में सबसे पहले आता है शोक बोधक, दुख, दर्द, अफसोस वाले शब्द, जैसे हाय, आह, ओह, उफ। वो उदाहरण याद है? हाय वह चल बसा, स्रोत 158, या हाय अब मैं क्या करूं, स्रोत 163। दोनों में गहरा दुख है। हाँ, अफसोस भी इसी में आएगा। जी बिल्कुल, स्रोत 166 में अफसोस का जिक्र है। अच्छा, एक और बात थी, स्रोत 168 में हाँ हाँ और त्राही त्राही को भी शोक सूचक बताया है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? क्योंकि हाहा तो हम आमतौर पर हंसी से जोड़ते हैं। वही तो, शोक में हाहा कैसे? क्या स्रोत में कुछ और बताया इसके बारे में? नहीं, स्रोत में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर हो सकता है ये बहुत ज्यादा दुख या दुर्भाग्य पर एक तरह का व्यंग्य हो, या हताशा वाली हंसी। हो सकता है। या शायद कोई पुराना साहित्यिक प्रयोग हो। त्राही त्राही का मतलब तो साफ है, बचाओ बचाओ। ये तो घोर संकट या पीड़ा दिखाता ही है।
हाँ वो तो है। इसी तरह श्रोत 167 में हे राम को दुख बोधक कहा है। ये भी हम अक्सर निराशा या तकलीफ में इस्तेमाल करते हैं। इसका एक सांस्कृतिक मतलब भी है। सही है। और नेगेटिव में तिरस्कार वाले भी थे। हाँ, तिरस्कार बोधक। ये घृणा, नफरत या किसी चीज को बुरा बताने के लिए, जैसे छी, धिक, दुर, हट, धिक्कार। अच्छा, जैसे छी कितनी गंदगी है, बिल्कुल। या धिक्कार है ऐसे काम पर। स्रोत 161, 164। यहाँ हट को तिरस्कार में रखा है, पर ये थोड़ा चेतावनी जैसा भी लगता है। हाँ, स्रोत 164 इसे चेतावनी के भाव से भी जोड़ता है। ये अच्छा पॉइंट है, कैसे एक ही शब्द संदर्भ के हिसाब से बदल जाता है। हाँ, हट में तिरस्कार भी हो सकता है और किसी को खतरे से सावधान करने का भाव भी। ये इस पर निर्भर करेगा कि कैसे, किस सिचुएशन में बोला गया। सही बात है। अच्छा, पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, और क्या बचा? हैरानी वाले। हाँ, बिल्कुल। आश्चर्य बोधक या विस्मय बोधक ये हैरानी, अचरज दिखाते हैं। जैसे है, ओहो, अरे, क्या। स्रोत 161, 162। और एक बहुत ही आम जो स्रोत 167 और 68 दोनों में है। बाप रे बाप। हाँ, बाप रे बाप। ये तो हम बहुत बोलते हैं। स्रोत 168 कहता है ये प्रशंसा सूचक नहीं है, मतलब सिर्फ हैरानी है, तारीफ नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये अचानक कुछ बहुत बड़ा या यकीन ना आने वाला या चौंकाने वाला देख या सुनकर निकलता है। जैसे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। इसमें डर मिली हुई हैरानी है, प्रशंसा नहीं। समझ गया। अच्छा, वो अरे शब्द जो हमने पहले देखा था संबोधन के लिए, अरे जल्दी इधर आओ, वो यहाँ आश्चर्य में भी आ रहा है। हाँ, आ रहा है स्रोत 161। तो एक ही शब्द कई काम कर सकता है। निश्चित रूप से। अरे का प्रयोग आश्चर्य के लिए भी हो सकता है, अरे तुम यहाँ कैसे, और किसी को बुलाने के लिए भी, अरे सुनो तो। फिर वही बात, संदर्भ और लहजा। हाँ, बिल्कुल। यही तो भाषा की खूबी है, और थोड़ी सी पेचीदगी भी। सही कहा। और कोई मुख्य प्रकार रह गया? हाँ, एक और जरूरी टाइप है संबोधन बोधक, जिसका हमने जिक्र पहले भी किया। हाँ, किसी को बुलाने के लिए। हे, अरे, अजी, ओजी, सुनो, स्रोत 159, 161। ठीक है। और हाँ, स्रोत 167 में साधु साधु का जिक्र है, उसे आशीर्वाद बोधक कहा है, जबकि स्रोत 168 उसे प्रशंसा सूचक भी मानता है। तो ये दोनों हो सकता है, प्रशंसा भी और आशीर्वाद भी। हाँ, लगता तो यही है। शायद खास तौर पे धार्मिक या पारंपरिक मौकों पर इस्तेमाल होता हो। हाँ, तो ये तो काफी सारे प्रकार हो गए। और ये भी साफ है कि ये जो बंटवारा है, ये कोई एकदम फिक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक ही शब्द कई बार अलग भाव दे सकता है, या एक भाव के लिए कई शब्द हो सकते हैं। बिल्कुल। ये जो वर्गीकरण है, ये हमें समझने में मदद करता है, लेकिन असल इस्तेमाल तो बहुत लचीला होता है। इन सबका निचोड़ क्या है? यही कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय हमारी भाषा को इमोशनल गहराई देते हैं, तात्कालिकता देते हैं। हाँ, वो मनोभावों को, जैसा स्रोत 161, 163, 164 बार बार बताते हैं, सीधे और असरदार तरीके से सामने ले आते हैं। एकदम। और जैसा हमने पहले बात की थी, ये वाक्य के व्याकरण वाले ढांचे से आजाद होकर काम करते हैं। जी। ये बोलने वाले की अंदरूनी हालत का आईना है, वाक्य की लॉजिकल बनावट का हिस्सा नहीं। सही कहा, ये भाषा में वो रंग भरते हैं जो शायद सिर्फ शब्दों के तर्क से नहीं आ पाता। सोचिए, बिना वाह, ओह, छी, अरे, क्या हमारी बातचीत कैसी होगी? एकदम सपाट और भावनाहीन हो जाएगी। ये छोटे छोटे शब्द ही तो हैं जो हमारी बातचीत को असल में इंसानी बनाते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें, हमने इन नोट्स और सवालों के जरिए विस्मयादि बोधक अव्यय को समझा। ये वो अव्यय शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक से बदलते नहीं, हाँ, और मन के तेज भावों को दिखाते हैं, जैसे खुशी, वाह, आहा, दुख, हाय, ओह, हैरानी, अरे, क्या, बाप रे बाप, सहमति या तारीफ, शाबाश, ठीक, नफरत, छी, दिख, मंजूरी, हाँ, जी, और किसी को बुलाना, हे, अरे। और ये भी कि ये वाक्य के व्याकरण से सीधे जुड़े नहीं होते, बल्कि बोलने वाले की भावनाओं को दिखाते हैं। लिखने में अक्सर इनके साथ वो कॉमा चिन्ह लगता है। हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह दर्भ के हिसाब से बदल सकता है। ये सब जानने के बाद ना एक सवाल आ रहा है मन में। पूछिए। ये जो हमारे स्रोत हैं, ये तो लिखित हैं, नोट्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, लेकिन ये शब्द असल में तो बोलने वाली भाषा की जान है ना, जहां भावनाएं ज्यादा खुल के आती हैं। हाँ, बिल्कुल।
तो क्या लिखित भाषा में, जैसे इन स्रोतों में, और असल जिंदगी की बातचीत में इनके इस्तेमाल में कोई बड़ा फर्क होता होगा? अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल है। फर्क तो जरूर होता होगा, बहुत बड़ा फर्क। कैसे? देखिए, लिखने में हम सिर्फ शब्द देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो चिन्ह। ओके। लेकिन जब कोई सच में हैरान होकर क्या कहता है, या दुखी होकर हाय बोलता है, या खुश होकर वाह चिल्लाता है, हाँ, तो उसकी आवाज का वॉल्यूम, उसकी पिच, बोलने की रफ्तार, चेहरे के भाव, ये सब मिलकर उस एक शब्द के मतलब को कई गुना ज्यादा गहरा और सटीक बना देते हैं। सही बात है। लिखने में वो सारी परतें पकड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे किसी के वाह कहने का तरीका ही बता देता है कि वो सच में इम्प्रेस्ड है या बस फॉर्मेलिटी कर रहा है। शब्द तो वही है, वाह, पर भावना बदल गई। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, खासकर किसी परीक्षा के लिए, तो हम शायद उनके स्टैंडर्ड मतलब पर ध्यान देते हैं। हाँ, जो किताबों में लिखा है। लेकिन असल जिंदगी में इनका संसार कहीं ज्यादा रंगीन और अलग-अलग है। ये हमारी तत्काल भावनाओं की खिड़की है, और उस खिड़की से जो नज़ारा दिखता है वो बोलने वाले के लहजे के साथ बदलता रहता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भावनाओं के शॉर्टकट्स हैं। सचमुच। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण विस्मयादि बोधक अवयव पर, हमारे पास जो स्रोत थे उनके आधार पर। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये छोटे छोटे शब्द हमारी भाषा और हमारी अभिव्यक्ति को इतना इतना रिच बनाते हैं। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो दिखती छोटी है पर काम बड़े करती है। बिल्कुल, ये है निपात। हमारे पास ना कुछ स्रोत हैं। असल में ये प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न और उनके स्पष्टीकरण है। अच्छा, तो प्रैक्टिकल उदाहरणों से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इन्हीं सवालों और जवाबों से आज हम निपात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हैं क्या और वाक्यों में इनका असली काम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्रोत बताते हैं कि निपात असल में अव्यय शब्द हैं। अव्यय मतलब जिनका रूप नहीं बदलता, लिंग, वचन, कारक से। हाँ, ये तो बेसिक बात हुई अव्यय की। सही। लेकिन निपात की खास बात क्या है? ये किसी शब्द या पद के ठीक बाद लगते हैं और लगकर उसके मतलब पर एक खास तरह का जोर, एक वजन डाल देते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, एक स्रोत में था, जैसे वाक्य है, उसे मुख्यतः वित्तीय क्षेत्र से संबंधित पुस्तकों में ही रुचि है। अब यहाँ ये छोटा सा ही शब्द पूरा फोकस बदल रहा है। हाँ, ये जोर दे रहा है कि रुचि सिर्फ वित्तीय क्षेत्र की किताबों में है, किसी और में नहीं। बिल्कुल सही। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि आपने कहा, ये अव्यय हैं, पर व्याकरण की नजर से देखें ना, तो ये वाक्य का अनिवार्य हिस्सा नहीं होते। अच्छा, मतलब हटा दें तो वाक्य गलत नहीं होगा? नहीं, व्याकरण के हिसाब से वाक्य सही रहेगा। लेकिन वो जो भाव है ना, जो जोर है, वो या तो कम हो जाएगा या शायद बिल्कुल बदल जाएगा। हाँ, मतलब असर बदल जाएगा पूरा। हाँ, असर बदल जाएगा। इनका मुख्य काम ही यही है, वाक्य को एक खास मतलब देना या किसी बात पर एक्स्ट्रा वजन डालना। ये तो कमाल की बात है, इतने छोटे शब्द और इतना बड़ा काम। वही तो, भाषा की बारीकी इन्हीं से आती है। हाँ, ये बात तो है। तो ये काम कैसे करते हैं? मतलब ये जोर डालने का क्या तरीका है इनका? कुछ और मिसालें देखें। हाँ, देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। अब यहाँ ही लगते ही कैसा लग रहा है? एकदम मजबूरी वाला भाव आ गया, जैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है, रुकना ही पड़ेगा। अनिवार्यता है ना? हाँ बिल्कुल, अनिवार्यता या जबरदस्ती जैसा। अच्छा, और कोई उदाहरण? हाँ, एक और उदाहरण देखिए, ये भी हमारे स्रोतों में था। तुम तो डूबोगे ही, सबको डुबाओगे। अरे बाप रे, इसमें तो दो हैं, तो भी और ही भी। हाँ, यहाँ तो पहले ही पक्का कर रहा है कि भाई तुम्हारा डूबना तो तय है, उसमें कोई शक नहीं। हाँ, और फिर ही उस बात पर और ज्यादा वजन डाल रहा है, उसे बिल्कुल सील कर रहा है। और दोनों मिलकर ये भी बता रहे हैं कि असर सिर्फ तुम तक नहीं रहेगा, सब पर पड़ेगा। हाँ, सबको साथ ले डूबोगे। इसी तरह एक और था, वह दिल्ली से ही चला जाएगा। अच्छा, यहाँ ही क्या कर रहा है? यहाँ ही जगह पर जोर दे रहा है, दिल्ली से, कहीं और से नहीं, दिल्ली से ही जाएगा। तो ये निपात समय, स्थान, कर्ता, कर्म, किसी पर भी फोकस डाल सकते हैं। अच्छा, तो इनका मुख्य काम बस यही जोर देना है या फोकस करना है? पर जैसा आपने कहा, ये वाक्य के अंग नहीं है। हाँ, ये बात कई स्रोतों में आई है। वाक्य की बनावट के लिए जरूरी नहीं, पर भाव के लिए जरूरी है। और एक बात और थी, शायद इनका लिंग या वचन नहीं बदलता, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं।
हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये अव्यय की श्रेणी में है ना, तो इन पर लिंग यानी जेंडर या वचन यानी नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन, बहुवचन, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बारीकी है जिसका जिक्र एक स्रोत में मिलता है। वो ये कि इन्हें शुद्ध अव्यय नहीं माना जाता। शुद्ध अव्यय नहीं? ये क्या बात हुई? मुझे लगा अव्यय तो अव्यय होते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। देखिए, जो सामान्य अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, उनका वाक्य में एक तय व्याकरण वाला काम होता है। हाँ, जैसे क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। बिल्कुल। संबंध बोधक संबंध जोड़ता है। लेकिन निपात का मुख्य काम व्याकरणिक संबंध जोड़ना नहीं है। इनका काम है किसी बात पर अतिरिक्त भार देना, बल देना, मतलब अर्थ में खास रंग भरना। अच्छा, मतलब इनका काम सिमेंटिक ज्यादा है, सिंटैक्टिक कम, अर्थ से जुड़ा हुआ। एकदम सही। इसीलिए शायद कुछ व्याकरण की जानकारी ने पूरी तरह से अव्यय की मुख्य धारा में नहीं गिनते। पर हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि इनका काम बल देना है और ये बदलते नहीं हैं। समझ गया। काम अर्थ पर जोर देना है, वाक्य के हिस्सों को जोड़ना नहीं। अच्छा, तो फिर कौन कौन से शब्द हैं जो निपात की तरह इस्तेमाल होते हैं? स्रोतों में तो कई दिखे थे। हाँ, बहुत सारे हैं और हम रोज की बातचीत में खूब इस्तेमाल करते हैं इनका, जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, जी। हाँ, ना, नहीं, हाँ, जी, नहीं, मत, क्या, काश, सा, ठीक, करीब, लगभग। तकरीबन, सिर्फ, भर, ये सब आम है। आप देखेंगी कि इनमें से कुछ सवाल पूछने, क्या, मना करने, मत, नहीं, सहमति, हाँ, जी, आदर, जी, तुलना, सा में भी काम आते हैं। हाँ, मत वाला उदाहरण था ना एक। हाँ, था। लेकिन ज्यादातर का प्रयोग किसी न किसी तरह से जोर देने या बात को सीमित करने के लिए ही होता है। इतने सारे, और इनके काम भी कितने अलग अलग हैं। ही, तो जोर देने वाले हो गए, पर हाँ जी, मत, क्या, सा, ये तो बिल्कुल अलग भाव दे रहे हैं। क्या स्रोतों में इनके प्रकार भी बताए थे? मुझे कुछ याद आ रहा है, 9 तरह के थे शायद। हाँ, बिल्कुल। एक स्रोत में 9 प्रकार बताए गए हैं और ये वर्गीकरण समझने में काफी मदद करता है कि ये कितने अलग-अलग काम करते हैं। देखें जरा। हाँ, हाँ, बताइए। पहला है स्वीकृति बोधक, जो सहमति या हाँ कहने के लिए है, जैसे हाँ, जी हाँ, जी हाँ मैं चलूंगी। ठीक है। दूसरा नकारा बोधक, ये इनकार या न कहने वाले, जैसे नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा निषेधात्मक, ये किसी काम को करने से रोकने वाले, सबसे आम है मत। वो उदाहरण था ना स्रोत में, आप वहां मत जाइए। हाँ, याद है। मत मतलब सीधा मना करना। बिल्कुल। फिर चौथा प्रश्नबोधक, जैसे क्या तुम आओगे? पांचवा विस्मयादि बोधक, जो आश्चर्य या गहरी इच्छा जताते हैं, जैसे क्या, काश ऐसा हो पाता, या क्या खूब कहा। अच्छा, क्या प्रश्न भी और विस्मय भी? हाँ, भाव पर निर्भर करता है। छठा है तुलना बोधक, जैसे सा, तुम सा कोई नहीं। ओके। सातवां अवधारण बोधक, ये किसी चीज की सीमा, अंदाजा या कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन तक। एक स्रोत में ठीक शब्द को इसी में रखा था, जैसे वह ठीक समय पर पहुंच गया या काम लगभग पूरा हो गया है। आठवां आदर बोधक, सम्मान देने के लिए, जैसे जी, मंत्री जी आए हैं। और 9वां, ये जरूर बल देने वाला होगा। हाँ, 9वां है बल प्रदायक, वही जिन पर हम शुरू से बात कर रहे हैं, जो किसी शब्द या पूरी बात पर अतिरिक्त जोर डालते हैं। तो ही, भी, तक, सिर्फ, केवल, भर, जैसे यह काम उसने ही किया होगा। यहाँ ही कर्ता उसने पर जोर दे रहा है। सही। या मुझे भी जाना है, यहाँ भी क्या कर रहा है? ये शामिल होने का भाव दे रहा है कि मैं भी जाऊंगा। बिल्कुल, समावेश का भाव। वाह, ये तो सच में बहुत विचित्रतापूर्ण है। एक तरफ हाँ जी जैसी सीधी सहमति, दूसरी तरफ ही, तो, भी जैसे जोरदार शब्द, और काश, सा, लगभग तो बिल्कुल ही अलग भाव दे रहे हैं। ये लिस्ट देखकर लगता है कि भाषा कितनी रंगीन है इनके कारण। हाँ, सूक्ष्मता बढ़ जाती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि वाक्य में कोई निपात हो ही ना,
इसका भी कोई उदाहरण था स्रोतों में? मुझे याद है एक प्रश्न था जिसमें पहचानना था कि किसमें निपात नहीं है। हाँ हाँ, याद है आपको। एक प्रश्न था जिसमें 4 वाक्य थे और पूछा था किसमें निपात नहीं है। क्या थे वो वाक्य? राम तो आज जाएगा, इसमें तो है। हाँ, तो निपात है। रानी कल ही चली गई, इसमें ही है। ही भी निपात है, समय पर जोर दे रहा है। वह भी उसके साथ जाएगा, इसमें भी है। हाँ, भी शामिल होने का भाव। और चौथा था मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अब इसे देखिए, इसमें मुझे एक गिलास पानी चाहिए नहीं, इसमें तो कोई ऐसा शब्द नहीं लग रहा जो अलग से जोर दे रहा हो। सीधा सा वाक्य है। बिल्कुल, ये एक सीधा साधा अनुरोध या कथन है। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो किसी हिस्से पर खास जोर डाल रहा हो या कोई एक्स्ट्रा भाव जोड़ रहा हो। तो स्रोत के अनुसार इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। एकदम साफ हो गया। तो निपात को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही हुआ कि हम वाक्य में देखें कि क्या कोई शब्द ऐसा है जो वाक्य के मूल अर्थ के अलावा उसमें कोई अतिरिक्त जोर, भाव, सीमा या रंगा जोड़ रहा है। हाँ, यही कुंजी है। अगर ऐसा है तो वो निपात हो सकता है। जैसे एक और उदाहरण था, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं। यहाँ तो दो हैं। हाँ, इसमें तक भी है और ही भी। तक समय की सीमा बता रहा है, आज तक, और ही सफलता की निश्चितता पर जोर दे रहा है। दोनों मिलकर वाक्य को कितना प्रभावशाली बना रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। तक समय की अवधि पर बल दे रहा है और ही सफलता के तथ्य पर। और वो उदाहरण जो आपने पहले भी बताया था, रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। हाँ, उसमें ही जगह पर, घर पर जोर दे रहा था कि कहीं और नहीं, घर पर ही। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये निपात कैसे वाक्य के अलग अलग हिस्सों पर असर डाल सकते हैं। समय, स्थान, कर्ता, कर्म, क्रिया, यहाँ तक कि पूरे वाक्य के भाव पर भी। हाँ, और ये समझना भी दिलचस्प है कि कैसे एक ही निपात, मान लीजिए ही, अलग अलग वाक्यों में अलग अलग चीजों पर जोर दे सकता है। ये उसके आसपास के शब्दों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट इज किंग, संदर्भ ही राजा है। निपात का असली मतलब और उसका असर वाक्य में उसकी जगह और बाकी शब्दों के साथ उसके रिश्ते से ही तय होता है। अगर हम संक्षेप में कहें तो निपात वे साथी हैं जो वाक्य में मेहमान की तरह आते हैं। मेहमान की तरह कैसे? मतलब जरूरी नहीं कि व्याकरण के ढांचे के लिए अनिवार्य हो, जैसा स्रोत बार बार कह रहे हैं, लेकिन उनके आने से वाक्य की रौनक बढ़ जाती है। हाँ, ये अच्छा कहा। वे उसे ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा प्रभावशाली या ज्यादा भावनात्मक बना देते हैं। वे हमारी भाषा की अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आज हमने निपात के बारे में काफी गहराई से बात की। हमने समझा कि निपात क्या है। ये वो अव्यय या अव्यय जैसे शब्द हैं जो वाक्य का अनिवार्य हिस्सा ना होते हुए भी उसमें जुड़कर किसी शब्द, पद या पूरी बात पर एक विशेष बल या भाव डाल देते हैं। और इनका अपना कोई लिंग या वचन नहीं होता। हाँ, ये भी। हमने ही, भी, तो, तक, मत, केवल, लगभग, जी जैसे कई आम निपात देखे और उदाहरणों से समझा कि ये कैसे अलग अलग काम करते हैं। जोर देना, सहमति जताना, मना करना, सीमा बताना, आदर देना। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे पहचाने कि किसी वाक्य में निपात है या नहीं। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक बात जो साफ उभर कर आती है वो ये कि भाषा सिर्फ शब्दों और नियमों का ढांचा नहीं है। उसमें भावों की, एहसास की बहुत सारी परतें होती हैं। हाँ, निपात जैसे तत्व इन्हीं परतों को, इन बारीकियों को दिखाने का जरिया है। सोचिए कितने छोटे हैं ये, पर हमारी बातचीत को, हमारे लिखने को कितना ज्यादा सजीव, कितना अर्थपूर्ण बना देते ये हैं। सचमुच सोचने वाली बात है। हम अक्सर बड़े शब्दों पर ध्यान देते हैं, पर भाषा का असली जादू शायद इन छोटे छोटे ही, भी, तो में ही छिपा हो। हाँ, जो हमारी नीयत, हमारे एहसास को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। अगली बार जब आप कुछ पढ़ें, कोई कहानी, कोई लेख या खबर, या जब किसी की बात ध्यान से सुने, तो जरा इन नन्हे निपात शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या करें ध्यान देकर? देखें कि ये कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या उनके बिना वाक्य उतना ही असरदार रहता। ये छोटी सी एक्सरसाइज भाषा की बारीकियों और उसकी ताकत को और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। वाह, क्या खूब कहा। भाषा के इन छोटे मगर शक्तिशाली खिलाड़ियों पर ध्यान देना ये वाकई दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी नमस्कार। हम लेकर आए हैं ज्ञान और अंतर्दृष्टि की एक खास खुराक,
सीधे आपके साझा किए गए स्रोतों से। नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का एक काफी अहम हिस्सा, अव्यय। जी, अव्यय। हमारे पास जो सामग्री है वो ऐसा लगता है कि अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बिहार प्राइमरी टीचर, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएल वगैरह में पूछे गए सवालों पर आधारित है। हाँ, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में दिखते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, इन सवालों और उदाहरणों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि अव्यय की जो अवधारणा है उसे समझें। बिल्कुल। मतलब वाक्यों में इन्हें कैसे पहचानें, इनकी भूमिका क्या होती है, ये सब। ये सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है भाषा की बेहतर समझ के लिए भी बहुत जरूरी है। सही बात है, भाषा की नींव मजबूत होती है इससे। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से अव्यय की दुनिया में थोड़ी जानकारी भरी यात्रा शुरू करते हैं। जरूर। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत में एक वाक्य दिया है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है। अब सवाल ये है कि इस वाक्य में ये जो कहीं शब्द है, ये क्या दर्शा रहा है? क्या ये कोई क्रिया विशेषण है? मतलब समय बता रहा है, या तरीका, या फिर जगह? समयवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक? हाँ, पहली नजर में तो कहीं सुनकर लगता है शायद जगह की बात हो रही है। मरुभूमि में कहीं, है ना? हाँ, पहली नजर में बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और यहीं पर आप देखिए व्याकरण की बारीकियां सामने आती हैं। अच्छा। ये उदाहरण वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाता है कि शब्द का अर्थ हमेशा उसके क्या कहते हैं सामान्य वर्गीकरण से तय नहीं होता। संदर्भ सबसे ऊपर है। स्रोत का जो विश्लेषण है उसके अनुसार यहाँ दिए गए विकल्पों समयवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई भी पूरी तरह सही नहीं बैठता। अरे, तो फिर कहीं यहाँ क्या कर रहा है? अगर स्थान नहीं बता रहा तो फिर क्या? देखिए, इस वाक्य में कहीं का प्रयोग स्थान बताने के लिए है ही नहीं। ये असल में निषेध के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब नकारने के भाव के लिए। नकारने के लिए? कैसे? वाक्य का असल मतलब ये निकल रहा है कि मरुभूमि में धान नहीं उगता है। या फिर एक सवाल की तरह देखें तो क्या मरुभूमि में धान उग सकता है भला? और जवाब है नहीं। अच्छा। तो कहीं यहां किसी अनिश्चित जगह का संकेत नहीं दे रहा, बल्कि वो धान उगने की संभावना को ही सिरे से खारिज कर रहा है। ओहो। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाला जो इसका आम अर्थ है उससे काफी अलग प्रयोग है ये तो वाकई में दिलचस्प है। मतलब हमें शब्द के शाब्दिक अर्थ या उसके जो आम व्याकरणिक लेबल हैं उनसे भी आगे बढ़कर देखना होगा कि वाक्य में वो असल में कर क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संदर्भ ही सब कुछ तय करता है। क्या इस तरह का प्रयोग आम बोलचाल में भी होता है? मतलब ऐसा निषेध वाला, या ये सिर्फ लिखित भाषा या परीक्षाओं के उदाहरणों में ही ज्यादा मिलता है? देखिए, भाषा तो बदलती रहती है, विकसित होती है। हो सकता है व्याकरण की किताबों में कहीं का पहला मतलब स्थानवाचक ही मिले। हाँ, वही पढ़ा है। पर बोलचाल में और साहित्यिक प्रयोग में भी शब्दों के अर्थ में ऐसा विस्तार या बदलाव दिखता है। ये निषेधात्मक प्रयोग शायद रोजमर्रा में बहुत आम न हो, पर यह दिखाता जरूर है कि भाषा कितनी लचीली है और कैसे शब्द नए नए अर्थ अपना सकते हैं। परीक्षाओं में ऐसे सवाल इसलिए शायद डाले भी जाते हैं ताकि रटने की बजाय समझने की परख हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक महत्वपूर्ण सबक है, संदर्भ ही राजा है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। जी। स्रोत में एक और प्रश्न है जो अव्यय की पहचान से जुड़ा है। पूछा गया है कि नीचे दिए गए किस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प है क, मैं अभी आया, ख, श्याम इधर आओ, ग, मैंने खूब आम खाए, और घ, पानी बरसने लगा। स्रोत के हिसाब से इसका सही उत्तर है घ, पानी बरसने लगा। अच्छा। इस वाक्य में कोई अव्यय नहीं है। अब देखते हैं क्यों। देखिए, अव्यय की मूल परिभाषा क्या है? हाँ, वही जो बदलते नहीं है। बिल्कुल। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक वगैरह के कारण कोई बदलाव नहीं आता। वो हमेशा अपने मूल रूप में ही रहते हैं। अव्यय, जिसका व्यय न हो, जो बदले नहीं। ठीक है। अब बाकी विकल्पों को देखें। पहला, क, मैं अभी आया। यहां अभी शब्द क्या बता रहा है? समय। क्रिया आया कब हुई? अभी। हाँ, क्रिया विशेषण। जी। और अगर कर्ता बदल दें, जैसे वे अभी आए या सीता अभी आई, तो भी अभी शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये अव्यय है। ठीक। दूसरा, ख, श्याम इधर आओ। यहां इधर क्या बता रहा है? जगह, स्थान। हाँ, स्थान। ये भी अव्यय है, ये भी नहीं बदलेगा। तीसरा, ग, मैंने खूब आम खाए। यहां खूब शब्द क्रिया खाए की मात्रा या परिमाण बता रहा है। कितना खाया? खूब। अच्छा,
ये भी क्रिया विशेषण हुआ फिर, जी। परिमाणवाचक। हाँ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगर वाक्य होता उसने खूब मिठाई खाई, तब भी खूब नहीं बदलता, ये भी अव्यय है। सही। जबकि जो चौथा वाक्य है, पानी बरसने लगा, इसमें देखें तो पानी संज्ञा है, बरसने क्रिया का एक रूप है, और लगा मुख्य क्रिया है भूतकाल में। इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो अव्यय की श्रेणी में आए। बरसने और लगा क्रिया के रूप हैं, ये तो काल और कर्ता के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे पानी बरसने लगेगा, बूंदे बरसने लगी, हाँ हाँ, बदल रहे हैं। तो ये अव्यय नहीं है। इसलिए वाक्य घ में कोई अव्यय नहीं है। समझ गई। तो अव्यय पहचानने के लिए हमें दो चीजें देखनी है। एक तो ये कि शब्द वाक्य में काम क्या कर रहा है, जैसे क्रिया की विशेषता बताना वगैरह, और दूसरा ये कि क्या वो लिंग वचन बदलने पर भी अपना रूप बनाए रखता है। बिल्कुल सही पकड़ा। अभी इधर खूब ये दोनों कसौटियों पर खरे उतरते हैं, लेकिन पानी बरसने लगा वाक्य के शब्द नहीं। एकदम सही। यही अव्यय को पहचानने का व्यावहारिक तरीका है, उनके काम और उनकी अपरिवर्तनीयता के आधार पर परखना। ठीक है, अब एक और दिलचस्प शब्द पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में है, एक। हाँ, एक। हम सब एक को संख्या के रूप में जानते हैं, है ना, एक विशेषण के तौर पर। लेकिन स्रोत में सवाल है कि एक शब्द का प्रयोग इनमें से किस रूप में नहीं किया जा सकता, और विकल्प है क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण या संबंध बोधक। ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला है कि एक संज्ञा या क्रिया विशेषण भी हो सकता है। हाँ, एक शब्द काफी क्या कहते हैं बहुमुखी है, वर्सेटाइल है। लेकिन हाँ, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। स्रोत का कहना है कि एक का प्रयोग संबंध बोधक के रूप में नहीं किया जा सकता। संबंध बोधक वो क्या होता है? पहले ये समझ लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। जैसे घर के पास पेड़ है, मेज के ऊपर किताब है, राम के साथ शाम गया, खाने से पहले हाथ धो लो। यहाँ के पास, के ऊपर, के साथ, से पहले, ये सब संबंध बोधक हैं। ये संज्ञा घर, मेज, राम, खाने के बाद आकर उनका संबंध बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अब एक पर वापस आते हैं। विशेषण के रूप में तो ये सबसे आम है, एक लड़का, एक किताब, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ। संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे किसी समूह या अनिश्चित व्यक्ति के लिए। मान लीजिए कहा, एक ने कहा, या सब एक हो जाओ। यहाँ एक संज्ञा की तरह काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, एकता के अर्थ में भी। बिल्कुल। और क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग थोड़ा कम होता है, पर संभव है, खासकर किसी और शब्द के साथ मिलकर, जैसे वे एक साथ आए। हाँ, एक साथ। यहाँ एक साथ मिलकर क्रिया, आए का तरीका मतलब रीति बता रहा है। या कभी कभी जोर देने के लिए भी, उसने एक बार कहा। हालांकि यहाँ एक संख्या भी है, पर क्रिया पर जोर है। ये थोड़ा सूक्ष्म है। हाँ, लेकिन संबंध बोधक वाली जो भूमिका है, यानी किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध बताना, जैसे के पास, के ऊपर करते हैं, वो काम एक शब्द नहीं कर सकता। आप राम एक कहकर उस तरह से संबंध नहीं बता सकते। नहीं, वो तो नहीं जमता। इसीलिए स्रोत का निष्कर्ष सही है कि एक संबंध बोधक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। ये तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ आया, और यह जानना भी मजेदार है कि एक के इतने रूप हो सकते हैं, और ये भी कि उसकी सीमा कहाँ है। मतलब हर शब्द का अपना एक दायरा है। बिल्कुल, अपना कार्य क्षेत्र है। अब जब हम शब्दों के कार्यों की बात कर ही रहे हैं, तो अव्यय के एक ऐसे प्रकार पर आते हैं जिसका मुख्य काम ही जोड़ना है। हाँ, जोड़ने वाले अव्यय। स्रोत में पूछा गया है, वे अव्यय शब्द जो दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? और विकल्प वही हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समुच्चय यानी समूह बनाना, जोड़ना, अंग्रेजी में जिन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। अच्छा, कंजंक्शंस। इनका काम है वाक्य के अलग अलग हिस्सों को, चाहे वो शब्द हों, वाक्यांश हों या पूरे पूरे उपवाक्य हों, उनको आपस में जोड़ना, एक सहज प्रवाह देना। ये भाषा के गोंद की तरह है, समझ लीजिए। गोंद की तरह। वाह, ये अच्छा तरीका याद रखने का। क्या स्रोत में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं? हाँ, दिए हैं। स्रोत में कुछ बहुत अच्छे और बुनियादी उदाहरण हैं जो समुच्चय बोधक का काम बिल्कुल साफ कर देते हैं। बताइए। पहला, शब्दों को जोड़ने के लिए। राम और श्याम दोनों भाई हैं।
यहाँ और शब्द दो संज्ञाओं को, राम और श्याम को जोड़ रहा है। ये सबसे सरल और आम प्रयोग है। हाँ, और दूसरा, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए सच बोलना और किसी की परवाह न करना उसकी खासियत है। यहाँ और दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है, सच बोलना और किसी की परवाह न करना, और ये दोनों मिलकर वाक्य का कर्ता बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी और ही है। हाँ, इन दोनों उदाहरणों में और एक समुच्चय बोधक अव्यय है। पर समुच्चय बोधक सिर्फ और ही नहीं होते, हिंदी में और भी बहुत सारे हैं। हाँ, जैसे लेकिन, परंतु। बिल्कुल, जैसे विरोध दिखाने वाले, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। मेहनत की लेकिन सफल न हुआ। विकल्प दिखाने वाले, या, अथवा, चाय लेंगे या कॉफी। परिणाम दिखाने वाले, इसलिए, अतः, वो बीमार था इसलिए नहीं आया। कारण बताने वाले, क्योंकि, चूंकि देर हो गई थी हम लौट आए। हाँ, ये सब तो रोज इस्तेमाल होते हैं। जी, ये सभी शब्द वाक्यों को एक तार्किक रूप से जोड़ने और विचारों को स्पष्ट करने में बहुत मदद करते हैं। ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। मतलब समुच्चय बोधक सिर्फ जोड़ने का काम नहीं करते, बल्कि वाक्यों के बीच अलग अलग तरह के रिश्ते भी बताते हैं, विरोध का, विकल्प का, कारण परिणाम का। सही कहा, ये वाक्य की संरचना और उसके अर्थ को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जब हम अव्यय के प्रकारों की बात कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना अच्छा है कि स्रोत में जो 4 विकल्प दिए गए थे ना, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, यही अव्यय के मुख्य भेद माने जाते हैं। हाँ, ये 4 नाम आए थे। हमने क्रिया विशेषण पर बात की, अभी इधर खूब और कहीं का वो खास प्रयोग, समुच्चय बोधक और किंतु इसलिए पर भी बात की। जी। संक्षेप में बाकी 2 को भी समझ लेते हैं ताकि तस्वीर पूरी हो जाए। हाँ, बताइए। एक तो संबंध बोधक, जैसा हमने एक वाले उदाहरण में देखा था। ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संबंध बताते हैं, जैसे के पास, के ऊपर, से पहले, की तरफ, के बिना। ठीक है। और चौथे हैं विस्मय आदि बोधक। ये शब्द मन के भावों को, जैसे हैरानी, खुशी, दुख, नफरत, चेतावनी, इनको व्यक्त करते हैं। अरे वाह, हाय, वाले। हाँ, वही, अरे वाह, हाय, छी, सावधान, ये अक्सर वाक्य के शुरू में आते हैं और इनके बाद वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। हाँ, लगता है। तो ये 4 मुख्य प्रकार हो गए। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास अव्यय की एक पूरी तस्वीर सी बन गई है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, समुच्चय बोधक जो जोड़े, संबंध बोधक जो संबंध बताए, और विस्मय आदि बोधक जो भाव बताएं। जी। और इन सभी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये बदलते नहीं हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो इन परीक्षा के सवालों के विश्लेषण से हमने अव्यय के बारे में कई खास बातें सीखी। पहली तो ये कि अव्यय वो शब्द है जो लिंग, वचन, कारक से प्रभावित नहीं होते, जैसे अभी, इधर, खूब और के पास, वाह। दूसरी बात, किसी शब्द का व्याकरणिक काम सिर्फ उसे देखकर नहीं, बल्कि वाक्य में उसके प्रयोग और संदर्भ से तय होता है। हाँ, कहीं वाला उदाहरण। हाँ, जैसे हमने कहीं के उस निषेधात्मक प्रयोग में देखा। तीसरी बात, कुछ शब्दों जैसे एक, उनके प्रयोग की सीमाएं होती हैं, वो हर व्याकरणिक भूमिका नहीं निभा सकते। और चौथी, के समुच्चय बोधक जैसे अव्यय भाषा के संयोजक है, जो विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही सार प्रस्तुत किया है, और मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो यही है कि व्याकरण के नियमों को रटने से ज्यादा जरूरी है भाषा का जो व्यावहारिक प्रयोग है उसे समझना। सही बात है। नियम हमें एक ढांचा जरूर देते हैं, लेकिन भाषा तो जीवंत होती है। कहीं का उदाहरण हमें बार बार याद दिलाता है कि अर्थ और प्रयोग वो संदर्भ के साथ बदल सकते हैं, और हमें इसके प्रति सजग रहना चाहिए। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि भाषा को गहराई से महसूस करने और उसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार करने लायक सवाल भी मन में आता है। हम व्याकरण में पढ़ते हैं कि शब्दों को साफ साफ श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, वर्गीकरण होता है। पर जैसा हमने कहीं के साथ देखा, और शायद हिंदी में ऐसे और भी कई शब्द होंगे जिनका प्रयोग उनकी जो पारंपरिक व्याकरणिक पहचान है उससे थोड़ा हटकर या ज्यादा फैला हुआ होता है। हो सकता है। तो क्या ऐसा इसलिए है कि भाषा नियमों से ज्यादा तेजी से बदलती है, या फिर व्याकरण के नियम हमेशा भाषा के हर छोटे से छोटे सूक्ष्म प्रयोग को पकड़ नहीं पाते? ये सोचना काफी दिलचस्प है कि लिखित मानक व्याकरण
और रोजमर्रा की जो बोली जाने वाली विकसित होती भाषा है, उनके बीच ये रिश्ता कैसे काम करता है? इस पर और खोजबीन की जा सकती है मेरे ख्याल से। वाकई ये एक गहरा सवाल है। नियमों की स्थिरता और भाषा की अपनी गतिशीलता के बीच का संतुलन। व्याकरण हमें रास्ता दिखाता है, पर भाषा अपनी राह खुद भी बनाती चलती है। जी, इसी विचार के साथ आज की ये जानकारी भरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है अव्यय को लेकर आपकी समझ और स्पष्ट हुई होगी। जरूर हुई होगी।